वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं सिद्रा इकबाल, आप देख रहे हैं मेरा शो आज पाकिस्तान। और आज एक ज़बरदस्त ओपनिंग थॉट आई है जी। अपनी टीम से मैं कंसल्ट कर रही थी, हुआ कुछ यूँ कि हमारे टीम के कुछ मेंबर्स को ओवर थिंकिंग की बीमारी हो गई है और ये मेरे ख्याल में हम सबको होता है इसको। बल्कि आज रात को मैं आई थी फ्रॉम इस्लामाबाद और कैपिटल सिटी में मुझे ये बीमारी ज़्यादा फरावानी से नज़र आई। बट दिस इज़ अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज़ कि हम किसी भी चीज़ को इतना सोचते हैं, इतने उसके डायमेंशंस और एंगल्स निकालते हैं कि हमने जो डिसीजन लेना होता है उसमें वक्त गुजर जाता है और वक्त गुजरता चला जा रहा होता है और हम डिसीजन नहीं ले पा रहे होते। इसमें सबसे पहली चीज़, यानी हम अगर आप मेरा प्रोग्राम रेगुलरली देखते हैं, कोई भी शो हम डिस्कस कर रहे होते हैं, कोई भी इशू हम डिस्कस कर रहे होते हैं, पहले किसी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानना is always taken to be the first। और इसमें क्या है, अगर आप इसको मज़ीद बारीकी से देखें, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानने का मतलब है कि आपने एक डिसीजन लिया है। यू हैव टू फर्स्ट डिसाइड। हमारा इशू ये हो चुका है कि हम लोगों के पास जाते हैं मशवरा मांगने के लिए, उनसे सलाह मांगने के लिए, उनसे ये जानने के लिए कि भाई मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। अक्सर इसके जवाब में आप सुनना चाहते हैं वो जो आपको सबसे आसान लगता है, जो आपकी थिंकिंग से मैच करता है। अगर आपको थोड़ी सी भी मुख्तलिफ राय मिलती है तो आप बजाय उसके कि आप क्लियर हों, आप मज़ीद कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको लगता है कि ओह, इस तरह तो मैंने सोचा नहीं था। अब एक दिल और दिमाग की जंग शुरू हो जाती है, अपने ख्याल की और किसी की दी हुई सलाह की आपस में टकराव होने लगता है। सो व्हाट यू गेट इज़ ओवर थिंकिंग। और आप ये ऊपर से लेकर नीचे तक हमारे माशरे का हाल देख लीजिए, एट द एग्जीक्यूटिव लेवल। कल मैं बात करी थी, एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, शी इज़ ऑल्सो बिजनेस वूमन। उन्होंने कहा जी मेरा हाल ही में जाना हुआ बांग्लादेश, उससे पहले मैं इंडिया भी गई। बहुत सारे हमारे धीरे ना मसाइल, यानी जी हम इंडस्ट्रीज़ को कैसे ऑर्गेनाइज करें, लोगों को कैसे इंसेंटिव दें, बिजनेस की तरफ कैसे राग़िब करें। कहते हैं पीपल हैव बीन एबल टू वर्क आउट। और वही कल्चर है, वही हमारी हिस्ट्री है, आपस में शेयर्ड वैल्यूज़ हैं। अगर आप अपने आप को सुस्त गर्दानते हैं और कहते हैं नहीं जी मगरिब तो बहुत हमसे आगे है बिकॉज उनके पास ये प्रॉब्लम्स नहीं है, हमारे पास ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। लुक अराउंड यू, कई ऐसे इश्यूज़ जिनको हम हल नहीं कर पाए। मिसाल के तौर पे ईरान में आपको सफाई बहुत मिलेगी, इंडिया में आपको एंटरप्राइजिंग स्पिरिट बहुत मिलेगा, बांग्लादेश में अगर आपने कोई बिजनेस रिस्क लेना है तो आगे बढ़ जाइए। अनफॉर्चुनेटली ओवर द ईयर्स हमारे माशरे पे हमने ओवर थिंकिंग और कन्फ्यूजन को बढ़ावा दिया है। हमारा चाहे कोई पर्सनल इशू हो, चाहे करियर से रिलेटेड मूव हो, चाहे प्रोफेशनल मूव हो, हम हर चीज़ के बारे में बैठ कर सोच विचार करते हैं, एक कमेटी बना देते हैं। ये सोचते हैं कि जी आगे जाएं पीछे जाएं, जो पहले कर रहे थे वो सही है या कोई नई सलाह दी जा रही है तो आगे आए। इसको एक तरह से आप ये भी कहते हैं दिस इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव पैरालिसिस एज वेल। अब मजीद इसमें जो बुराई पैदा हुई है, बुराई तो नहीं कहूँगी, वो एक बिल्ट इन सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी या एहतसाब होना चाहिए था। लेकिन ये एहतसाब इस तरह का है, जज़ा और सज़ा का मामला हमने इतना सख्त कर दिया है और उसमें भी क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, इंस्टेड के वो हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, वो लोगों को एक पैरालिसिस की स्टेज में लेके जा रहा है, जहां आप ब्यूरोक्रेसी स्पेशली अगर देखें, हुकूमती इदारों को देखें, वो फैसला नहीं ले पाते क्योंकि उनको लगता है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम तो फ़िज़ा उनके लिए मुआफ़िक है, अभी उनके लिए चीज़ें सही जा रही हैं, अगर वो डिसीजन लेंगे तो शायद सराहे जाएंगे, लेकिन वक्त का पहिया कब बदल जाए हमें नहीं पता। इसकी एक बड़ी मिसाल हमें ये मिलती है कि हमारे जितने इन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन के अगर मिनिस्टर्स रहे हैं, people who have been trying to present Pakistan's case ताकि पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी आए, या अगर हमारे इदारे फ़ाल काम नहीं कर रहे तो उनको प्राइवेटाइज़ किया जाए, उनको करेक्ट किया जाए। जैसे ही उनका टर्म ख़त्म होता है, जैसे ही वक्त हुकूमत बदलता है और दूसरी पार्टी आके हुकूमत और मुल्क की भागदौड़ संभालती है, ऐसा लगता है उनका बुरा वक्त शुरू हो गया। इस वक्त कई मिनिस्टर्स आपको नज़र आएंगे, उन पर चार्जेस हैं करप्शन के, वो इस वक्त जेलों में हैं। बहुत सारी जो केसेस हैं उन पर तारीख पे तारीख आ रही है, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकल रहा। ऑल दीज बिकम एग्जाम्पल्स, ये हमारे माशरे की मिसालें बन जाती हैं कि अगर आपने कोई इनोवेटिव काम लिया, कोई स्टेप लिया, तो कल आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोई शख्स अगर इस भेड़ चाल से निकलना चाहे, कुछ मुख्तलिफ करना चाहे तो कैसे करें। चाहे अगर आपकी फैमिली में सारे डॉक्टर्स हैं, आप यंगस्टर को भी यही सलाह दे रहे होते हैं कि अगर कुछ एक्सपेरिमेंट किया तो क्या पता गलती हो जाए, जबकि सीखने के अमल में
गलती करना लाजिम है। सो आवर ओपनिंग थॉट फॉर टुडे इज प्लीज़ ओवर थिंकिंग मत कीजिए। और हाल ही में मुझे लगता है मुझे बहुत सारी ऐसी मिसालें मिली हैं, ब्रिलियंट पीपल जो परफेक्शनिज्म की, ओवर थिंकिंग की इस रेस से अपने आप को निकालने में कामयाब हुए हैं, एंड देन द वर्ल्ड इज देयर ऑयस्टर, यानी वो अपनी मर्जी से चीज़ें कर पाते हैं। ठीक है, कुछ गलतियां और कुछ नुकसान भी उठाए होंगे, बट मोर इम्पॉर्टेंटली दे हैव बीन एबल टू मेक अ बेंचमार्क। तो आज मेरा आपको यही मशवरा है, कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। किसी चीज़ के बारे में अगर बहुत अरसे से सोच रहे हैं, या तो फैसला ले लीजिए या फिर एटलीस्ट ओवर थिंकिंग छोड़ दीजिए। एक तरफ अब हमारे पास है हमारा वर्ल्ड राउंड अप। लेट्स फाइंड आउट कि पूरी दुनिया की लेटेस्ट खबरें क्या हैं, उन पर एक नजर डालते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए मेरा शो यानी आज पाकिस्तान। अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में चीज़ें मैकेनाइज्ड हो रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जा रही हैं। मैं आपसे शेयर कर रही थी कि आज ही मैं वापस आई हूँ फ्रॉम इस्लामाबाद। तो पिछले 2 दिनों में 2 बड़े ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए। नंबर 1 मैंने देखा PSN और ब्रिटिश काउंसिल की इस्लामाबाद में होने वाली नॉर्दर्न रीजन के लिए, यानी पाकिस्तान के अप नॉर्थ के रीजन के लिए हाई अचीवर्स की सेरेमनी। ये तीसरा साल था कि मैं इनके साथ मुंसलिक थी, और हम देख सकते कि पूरे पाकिस्तान में जिन बच्चों ने GCSE यानी एग्जामिनेशन में टॉप पोजीशंस हासिल की हैं, ना सिर्फ अपने सब्जेक्ट्स में, अपने शहर में, मुल्क में, बल्कि ग्लोबली भी उनको रिकग्नाइज करने के लिए ये सेरेमनी होती है। आज ये सेरेमनी कराची में हो रही है। कल हम आपको दोनों की रिपोर्ट दिखाएंगे कि क्या कुछ इस्लामाबाद में हुआ, क्या कुछ कराची में हुआ। इसके लिए जो टीम्स पहुंचती हैं, डेरिक रिचर्डसन, पमेला, पॉल राज, दे कम फ्रॉम द रीजन, जो यहाँ पे आते हैं और इन बच्चों के साथ वक्त गुजारते हैं। उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी और जो गुफ्तगू हो रही थी उसमें बात की जा रही थी लोगों को सराहने की, एट द सेम टाइम हमारे जो देरीना मसाइल हैं उनका हल तलाश करने की। हर चीज़ हम अपनी लाइफ में देख रहे हैं कि मैकेनाइज्ड होती जा रही है, कंप्यूटर्स आ रहे हैं। तो इन बच्चों के साथ जब मैं गुफ्तगू कर रही थी तो हमने सोचा कि इनके लिए आने वाली दुनिया कैसी होगी। क्या यानी अगर हमारे काम जो आज हम काम करते हैं वो कंप्यूटर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगी, तो फिर ह्यूमंस क्या करेंगे। ह्यूमंस के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी आलम इंसानियत के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक दर्दमंद दिल रखें, हम लोगों का एहसास रखें। और हमारे माशरे में अगर कुछ ऐसे तबके मौजूद हैं और यकीनन हैं जिनका हम ख्याल नहीं रख पा रहे, जिनकी एजुकेशन, हेल्थ केयर, वो सेफ्टी और सहूलियात जो हम और आपको मैसर है उनके पास नहीं है, उसके लिए काम किया जाए। एक बड़ा कॉमन मसला सामने आ रहा है जब हम बात करते हैं अपने माशरे की, तो ना सिर्फ इंसानों के लिए यही हमारा एहसास, यही कंपैशन जानवरों के लिए भी होना चाहिए। हाल ही में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में बहुत सारे जानवरों की और ख़ास तौर पर जो स्ट्रे एनिमल्स हैं उनकी फलाह के काम करने के इदारे सामने आए, जिन्होंने बड़ा इस बात पे एहतजाज किया था कि हमारे पास कोई ऐसे सेंटर्स मौजूद नहीं हैं जहाँ पे हम स्ट्रे डॉग्स को रख सकें। तो जब खुदा न खासा ऐसी सूरत हाल सामने आती है तो फिर हम कलिंग पे चले जाते हैं, यानी हम एक बड़े ही इनसेंसिटिव तरीके से हम इनको हलाक कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई सोल्यूशन नहीं है। ये जानवर हमारे लिए मुज़र हो जाते हैं क्योंकि इनकी वजह से सिक्योरिटी थ्रेट्स आते हैं। आए दिन आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की गली मोहल्लों में, कस्बों में आपको ये सुनने में मिल रहा है कि किसी छोटे बच्चे को, किसी बड़े आदमी को, किसी राहगीर को कुत्तों ने अटैक किया और उसको काटा। अब इससे जुड़े हुए जो दूसरे मसाइल हैं, क्या इसका हल ये है कि इन जानवरों को हलाक कर दिया जाए? क्या इनके लिए कोई शेल्टर होम होना चाहिए? या इसका एक तरीका ये हो सकता है कि जिस तरह अगर मैं अभी हाल ही में जब इस्तांबुल गई थी, अगर आप वहाँ पे जो डॉग्स एंड कैट्स होते हैं आप उनको देखें, उनके कान के ऊपर एक टैब लगा हुआ होता है। ये टैब हुकूमत की तरफ से लगाया जाता है ताकि उनके अंदर जो बीमारियां, जैसे कुत्तों में रेबीज होती है, अगर कुत्ता काट ले तो फिर आपको भी वो मर्ज, आप उसका शिकार हो सकते हैं अगर आपने उसकी दवाई या उसके इंजेक्शंस नहीं लगाए। इसको प्रिवेंट करने के लिए स्ट्रे डॉग्स को भी और स्ट्रे बिल्लियों को भी, यानी जो गली में वैसे ही घूम रहे हैं, पालतू जानवर नहीं हैं, उनको बाकायदा इंजेक्शन लगाने का इंतजाम होता है। और उस टैग के जरिए उसको ट्रैक किया जाता है कि ठीक है ये घूम तो रहे हैं इस गली मोहल्ले में, लेकिन ये टैग सिग्निफाई करता है कि उनको ये दवा, ये इंजेक्शन लगाया जा चुका है। पाकिस्तान में हमें ऐसी कोई सिचुएशन नजर नहीं आती है, और आए दिन जब ये खुदा न खासा की हुई काटे, यानी कुत्ते का काटा हुआ शख्स अगर पहुंचता है अस्पताल, पता चलता है वहां वैक्सीनेशन भी नहीं है। तो ये बड़ा अहम एक मामला है जिसमें हम देख सकते हैं कि एनिमल राइट्स की बात की जा रही है, बट एट द सेम टाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द सिटीजन, खासतौर पर छोटे बच्चे, वो भी अहम है। हमने इस हवाले से आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नसीम सलाहुद्दीन। आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं एट द इंडस हॉस्पिटल। इसके साथ साथ WHO एडवाइजरी कमेटी में भी शामिल हैं जो कि रोकथाम में काम करता है इसी तरह के स्ट्रे एनिमल से फैलने वाली डिजीजेस से, खासतौर पर रेबीज। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नसीम।
बहुत बहुत ज्वाइन करने का। ये जो मामला इस वक्त सामने आया है, खुसूसन सिंध के जितने सरकारी अस्पताल हैं उसमें कहा जा रहा है कि अगर कुत्ते से काटने के बाद जो वैक्सीनेशन आपको देनी चाहिए डॉग बाइट के लिए वो मैसर नहीं है। आप क्या कहेंगी? देखिए, हम इंडस अस्पताल में जो कि निजी अस्पताल है और सरकार डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे तो हम अरसे से इम्पोर्टेड वैक्सीन लेते हैं। इंडिया से बहुत ही अच्छी वैक्सीन आती, वो इस्तेमाल करते रहे। जिन्ना अस्पताल जो कि फेडरल गवर्नमेंट का अस्पताल है, वहाँ पे भी इम्पोर्टेड वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उससे हमें बरसों से हमें उस पर भरोसा है, फायदा है। अब बाकी जो गवर्नमेंट अस्पताल है उनको NIH इस्लामाबाद प्रोवाइड करता है जी, और वो वैक्सीन चाइना से इंपोर्ट करके लिक्विड वैक्सीन को वायल्स में डालकर और फिर वो दस्तयाब इस्तेमाल की जाती है जी। हाँ, वो इस्तेमाल करते हैं और सब गवर्नमेंट अस्पतालों को भेजते हैं। तो ये दो अलग सिस्टम यहाँ पे बन गए। अब मुझे नहीं पता कि वो चाइना की वैक्सीन का मेयार क्या है, लेकिन बहरहाल वो इस्तेमाल हो रहा है। डॉक्टर साहबा, क्योंकि आपने इसमें बहुत ज्यादा काम किया है, आप WHO एडवाइजरी कमेटी का भी हिस्सा रही हैं, आप एक अंदाजे के मुताबिक इस निजी अस्पताल में, अगर सिर्फ इंडस की ही बात की जाए, अमूमन आपके पास डॉग बाइट्स और डॉग अटैक के कितने केसेस सामने आते हैं? इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? इसकी कुछ नंबर्स अगर हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें। जी, हमने जब ये क्लिनिक 2008 में शुरू किया तो साल में 300-400 केसेस आते थे, लेकिन जैसे जैसे आगाही हमने बढ़ाई और ये सबको पता चला कि इंडस में मुफ्त इलाज हो रहा है जी, तो हर साल ये नंबर्स बढ़ते रहे और अभी 2019 तक में हमने लगभग 7,000 केसेस को डील किया हुआ है, 7,000 केसेस इन 2019 और मैं ख्याल जिन्ना अस्पताल में शायद 10,000 से भी ज्यादा हो गए होंगे। तो कराची शहर के अंदर मेरा ख्याल है कुछ 150 केसेस अस्पताल तक पहुंचते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे दूर दराज इलाकों से जो अस्पताल तक जाते भी नहीं है। मैम, when you say 150 यानी 150 जो केसेस पहुंचते हैं, ये हफ्ते में हैं, महीने में हैं? डेली वाओ। या क्योंकि इंडस में मुझे पता मेरे सामने आते हैं और बार दिन 20 आते हैं, कभी 30, कभी 40 केसेस भी आ जाते हैं, तो ये क्यूमुलेटिव एक साल का नंबर मैं बता रही हूँ। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा डॉक्टर नसीम, एक तो इसकी रिलीफ है, रेस्क्यू की बात हम कर रहे हैं और जाहिर सी बात है ये फर्स्ट एड में शुमार होता है इसकी इसको डील करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए डिजीज। द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन जिस पे इस वक्त सर जोड़ के शहर की इंतजामिया भी बैठी हुई है और इसके बारे में एक डिस्कोर्स हो रहा है, आप क्या कहती हैं? 150 केसेस रोज आ रहे हैं, तो दैट मीन्स दैट देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रे डॉग्स जिसमें खुदा ना खासा यानी वो एक अटैकिंग पोजिशन में भी हैं। उसके लिए दूसरी तरफ ऑफ द इक्वेशन आप क्या कहेंगी कि ग्लोबली क्या स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करती है इंतजामिया जो हम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये इतने केसेस होते हैं? जी हाँ, WHO, OIE जो कि एनिमल इंटरनेशनल एनिमल का इक्विवेलेंट है फॉर WHO और FAO, ये तीनों सेंटर जो जिनीवा स्विट्जरलैंड में होते हैं, तो उनका ये कहना काफी सालों से है कि ठीक है, आप लोगों का, इंसानों का इलाज तो करते रहे जब कुत्ता काट ले, जो आप अभी जिसका आपने जिक्र किया, लेकिन साथ साथ चूंकि डॉग इज द रेजर्वोयर फॉर रेबीज वायरस, मीनिंग कि जब पागल कुत्ता काटता है तो उसके मुंह के अंदर, जिसके मुंह के अंदर ये उसके लुआब में होता है ये रेबीज का जी बिल्कुल, और तो सोर्स तो वो है ना, तो सोर्स को हमें खत्म करना है। सही। और नहीं कि उनको हलाक कर लेना, मैस डॉग किलिंग कर लेंगे, ये नहीं करना, लेकिन उसके एक ही तरीका वो बताते हैं कि हर कुत्ते को, स्ट्रे कुत्ते को या पालतू कुत्ते को आप वैक्सीनेट करें रेबीज के खिलाफ, ताकि कुत्तों में रेबीज ना रहे। अगर कुत्तों में रेबीज खत्म हो जाएगी तो जाहिर है इंसानों में भी। अच्छा, इस पे हमें डॉक्टर नसीम आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, रेबीज सेंट्रिक ही रहना चाहिए कि एक तो वाकई ये बात है कि खतरा होता है कुत्ते के काटने से कि आपको कहीं रेबीज का मर्ज ना हो जाए पागल कुत्ते के काटने से, लेकिन आमतौर पर देखा जिस तरह गया ये कुत्ते जिस तरह अटैक कर रहे हैं, अभी सिंध में हमने हाल ही में एक केस देखा था कि इस बच्चे को इतनी बुरी तरह 2 या 3 कुत्तों ने अटैक किया कि उसका सर्वाइवल ही मुश्किल था। ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? बिकॉज एनिमल राइट्स के लोग कहते हैं कि जी इनको आप देखभाल करें, इनके लिए कोई वेलफेयर सिस्टम, कोई एनिमल प्रोटेक्शन की जगह होनी चाहिए जहां पे इनको आप जमा करा दें, लेकिन हमारे पास तो इतने वसाइल ही नहीं है, तो ऐसी सूरत में हम क्या कर सकते हैं?
देखिए उनका कहना भी सही है कि अगर आपने 1000 कुत्ते आवारा कुत्ते देखे तो ये तो नहीं है कि हर कुत्ता पागल हो, यानी कि जिसके लुआब में रेबीज वायरस हो जी। तो अगर आपने 1000 कुत्तों, मैं ऐसे ही मिसाल दे रही हूँ, तो ये तो नहीं कि आप 999 कुत्तों को मार डालें क्योंकि एक से बचाने के लिए। हमें नहीं पता कि किस कुत्ते के अंदर रेबीज है या नहीं है, सिवाय वो जो उसका बिहेवियर इतना खराब हो, जो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नसीम हमारे साथ मौजूद होने के लिए। दिस इज अ प्रेसिंग इशू। बात है कि तरजीहात की लिस्ट में बहुत नीचे चला जाता है, क्योंकि जहां इंसानों की वेलफेयर, उनके खाने पीने, उनकी स्टंटिंग का जिक्र हो रहा हो, उनको तालीम की और हेल्थ केयर की सहूलियत ना मिल रही हो, वहाँ पर बेचारे ये जो आवारा एनिमल्स हैं जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, कोई सोसाइटी में देखने वाला नहीं है, हमारी तरजीहात में बहुत नीचे हैं। लेकिन बहरहाल जी, हमारी सोसाइटी से रिलेटेड इशू है, अपनी सेफ्टी का ख्याल रखते हुए है और एक दर्दमंद दिल रखते हुए हम क्या सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, यह मुझे भी बताइएगा। यू कैन रीच आउट टू मी ऑन ट्विटर, एड्रेस आपके सामने। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जो मुझे लगता है कि 2020 का सबसे बड़ा इशू होगा। इट्स अबाउट फाइनेंशियल इंक्लूजन, इट्स अबाउट सोशल इंक्लूजन, यानी वो तबके आपके माशरे के जिनको आप मेन डिवीजन में, मेन स्ट्रीम में नहीं लाते, शायद उनकी ज़रूरियात आपकी तरजीहात में नहीं है, उनके बारे में बात करना। बिकॉज अब ये दुनिया में जो वेल्थ गैप है, यानी अमीरी और गुर्बत का जो गैप है, वो बढ़ता चला जा रहा है। और अगर हमने एक फाल, एक पीसफुल, एक पुरअमन माशरा रखना है तो हमें इसी हवाले से काम करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी खबर इसमें यह है कि जो इसकी बुनियादी जिसको कहना चाहिए कि फाउंडेशन होती है, वो है आपका इकोनॉमिक पहिया। आपकी मईशत जितनी अच्छी होगी, एक ओरिजिनल थॉट ये है कि आपके पास उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा। तो आज खबरों की शुरुआत ऐसी ही एक अच्छी खबर से करते हैं कि जी ट्रिकल आउट इफेक्ट क्या आ रहा है, हमारी मईशत में किस तरह बेहतरी आ रही है। लेट्स टेक अ लुक एट द टॉप स्टोरीज। मौसम की रुत बदलते ही पकवान भी बदल गए। शोरकोट में मजेदार मछली के सब ही दीवाने। हवेली रेखा के शहरियों ने सर्दी का तोड़ सूप में ढूंढ निकाला। जनाब, ये थी दुनिया भर की खबरें, लेकिन जिस बात से हमने शुरुआत की थी, एक तरफ अच्छी खबर कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, दूसरी तरफ अवाम की एक डिस्कनेक्ट नजर आया कि जी तमाम इंडिकेटर्स जब जो अशिया इस्तेमाल की हैं उनकी कीमतें नीचे क्यों नहीं आ रही, यूटिलिटीज़ की कीमतें क्यों नहीं नीचे आ रही। ये एक और गहरे सवाल को जन्म यहाँ पे देता है कि हमारा इकोनॉमिक विजन क्या है, ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरी दुनिया में। इस वक्त जो बात की जा रही है कि अगर आप सोशल इंक्लूजन की तरफ जाते हैं, अमीरी और गरीबी का आप फ़र्क ख़त्म करना चाहते हैं, वेल्थ गैप को कम करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आने वाली दुनिया क्या एक कैपिटलिस्ट दुनिया होगी या उसका जो जाविया या रुख है अब वो सोशलिस्ट होगा। हम अगर यूएसएसआर के फॉल से पहले देखते हैं, तब भी दुनिया में कोल्ड वॉर इसी हवाले से थी कि दो सोच के धारे पाए जाते थे, कैपिटलिज्म एज वेल एज सोशलिज्म। इन कंट्रीज का फेल होना, लेकिन अब अगेन हम देख रहे हैं कि चाइना का राइज ऑफ पावर है। दुनिया का हकीकी सुपर पावर कई लोगों के मुताबिक चाइना ही है, तो वहां पे तो हमें एक सोशलिस्ट निज़ाम नजर आता है। ऑन द अदर हैंड कैपिटलिज्म के अपने मसाइल, जिसकी वजह से वेल्थ गैप बढ़ता चला जा रहा है, लोगों में एक इंतशार की सी कैफियत है। हमने ये भी देखा कि इसको आगे बढ़ाती थी पाकिस्तान की स्टूडेंट यूनियंस, और मुझे इस तरह भी अच्छी तरह याद है कि मेरे फादर किस्सा सुनाते हैं, ही वाज वेरी एक्टिव इन द स्टूडेंट यूनियन, कि एक वक्त ऐसा आया कि अभी तक है, हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट यूनियंस बहाल नहीं की गई हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इवन जो हमारे प्रोफेशनल इदारे थे, जो लेबर यूनियंस थी, जो एम्प्लॉयज़ यूनियन थी, उनको भी बड़े अरसे तक मुअत्तल रखा। वो तो बहाल हो गए, लेकिन अभी भी समझा ये जाता है या चाहा ये जाता है कि स्टूडेंट इंस्टीट्यूशंस आपके पॉलिटिक्स से दूर रहें, वहाँ पे यूनियंस ना हो। इसका जो एक बड़ा नुकसान हमारे सामने आया है कि पाकिस्तान में जो ग्रास रूट लेवल से लीडरशिप आनी चाहिए थी, जिनमें आगही, जिसमें एक सोच होनी चाहिए थी, जो यूथ के लिए काम करे। हम बार बार कहते हैं कि जी 22 करोड़ की आबादी में ज़्यादातर जो हिस्सा है वो यूथ पे मुश्तमिल है। जब आप यूथ को और स्टूडेंट्स को ही डिसीजन मेकिंग से और उनके मामलात से निकाल देंगे, तो क्या उनके लिए फ़ाल पॉलिसीज़ बन सकती हैं? और सबसे बढ़कर ये कि क्या उनके लिए एक प्लेटफॉर्म मैसर होगा
जहाँ वो अपने कंसर्न्स को, अपने इश्यूज़ को टेबल भी कर सकें। हाल ही में आपने देखा कि बड़े ये जो नज़ारे इस वक्त आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पे, स्टूडेंट्स मार्च जी की गई जिसके अंदर इन्हीं इश्यूज़ पे बात करते हुए, जो यूथ के इश्यूज़ हैं, जो स्टूडेंट्स के इश्यूज़ हैं कि पढ़ाई महंगी क्यों है, रसाई क्यों नहीं है नौकरियों तक, और एक ऐसा माशरा जहाँ हर एक के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, इस पर आवाज़ उठाई गई और दुनिया दंग रह गई कि क्या वाकई इतने सालों तक स्टूडेंट यूनियन पे पाबंदी लगाने के बावजूद इस तरह की सोचने समझने वाली यंग जनरेशन पाकिस्तान में मौजूद है। दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। और आज इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स कलेक्टिव आमना वहीद और स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी से हैदर अली। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आमना और हैदर आप लोगों के यहाँ पे मौजूद होने का। हम देख सकते हैं कि जिस तरह एक बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स मार्च में लोग शामिल हुए और इसमें हम इतनी डाइवर्सिटी देखी, यानी हर एथनिक ग्रुप से बिलोंग करने वाला, मुख्तलिफ शहरों से बिलोंग करने वाली यूथ यहाँ पे मौजूद थी। सबसे पहले तो ये बताइए कि लोग समझते थे कि ये जो सोशलिस्ट सोच है या एक इक्वल माशरे की सोच है ये तो ख़त्म हो गई है और लेफ्ट की या सेंटर लेफ्ट की पॉलिटिक्स पाकिस्तान में नहीं हो सकती। क्या ये है कि लेफ्ट सेंटर लेफ्ट की पॉलिटिक्स और सोच आज भी पाकिस्तान में जिंदा है? जी मेरे ख्याल में ये जो सारी बात आपने की है और ये जो 29 नवंबर को मुल्क शहरों के अंदर तालिब इल्म निकले हैं और लाल लाल के नारे लगाए हैं, इससे तो ये बात वाज़िया हो गई है कि मुतबादिल जो है वो अभी तक इस मुल्क के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर उभर रहा है। मिसाल के तौर पे जेरेमी कॉर्बन की सूरत में इंग्लैंड के अंदर, बर्नी सैंडर्स की सूरत में अमेरिका के अंदर, इसी तरह स्पेन के अंदर पोदेमोस पार्टी, इसी तरह ग्रीस के अंदर सिरीज़ा की पार्टी, इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर JNU इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर भी लाल लाल उभर रहा है। ये सीधी सी बात समझने वाली है कि सरमायादारी जब तक रहेगी, सरमायादारी हमें ये बता रही है आज जिस तरह से उसने एनवायरनमेंट का हाल बुरा किया है, जिस तरह से इसी सरमायादारी की वजह से जंगें लड़ी गई हैं, ये जो इनइक्वालिटी हम पूरी इंसानी तारीख में इतनी ज़्यादा नहीं देखने को मिलती, वो आज सरमायादारी के दौर के अंदर हमें देखने को नज़र आ रही है। तो हम ये समझते हैं कि ये निज़ाम और जो इसने माहौल के साथ किया, एनवायरनमेंट के साथ, ये निज़ाम हमें तबाही की तरफ लेके जा रहा है। पहले तो सिर्फ ये था कि शायद ये इनइक्वालिटी क्रिएट करता था और बहुत सारे इस्तेसाल करता था, मगर आज इसने इंसानियत की एग्जिस्टेंस पे सवाल। अगर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और आज की जो यूथ है वो ये सवाल करने पे, जिसको हम कहते हैं ना जनरेशन Z, जिनको आपने आगे भाग दौड़ देनी है या आपका शुमार तो मिलेनियल, क्या समझते हैं कि ये जो सोच अब उभर कर सामने आई है इसमें वाकई लोग हमेशा कहते हैं जी मुट्ठी भर लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं। आप क्या समझते हैं कि जैसे जैसे आपको अगर प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं, 50 शहरों में इस तरह मार्च हुई, ये सोच और मजबूती पकड़ेगी और लोग भी कारवां में शामिल हो जाएंगे? बिल्कुल, देखें जी, इंसानी फितरत है कि इंसान जो है वो बेहतर की तलाश में रहता है हमेशा से, और हम ये समझते हैं कि ये जो नज़रिया है बराबरी का, ये जो नज़रिया है कि तालीम सबके लिए, ये जो नज़रिया है कि औरत और मर्द की बराबरी का, ये जो नज़रिया है कि पूरा का पूरा बिजनेस, पूरी की पूरी जो स्टेट है उसका मकसद प्रॉफिट मेकिंग नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका मकसद जो है लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। वो वाला नज़रिया जो कहता है कि सबके लिए सेहत की सहूलियात होनी चाहिए, मेरा नहीं ख्याल कि ये जो नज़रिया है जो अवामी नज़रिया है, अवाम की ज़रूरतों के बारे में बात करता है, अवाम की ख्वाहिशात, अवाम की खुशियों के बारे में बात करता है, लोग इसको सुनेंगे नहीं। अच्छा आमना, आपसे पूछना चाहूँगी कि जिस तरह लोग उभर कर सामने आए हैं और ये बात की जा रही है, इसमें क्या आप कहीं डिसअपॉइंटेड अपने आप को फील करती हैं कि आपको लगता है कि जी ये मुतबादिल सोच लेकर हम सामने तो आ रहे हैं लेकिन हमारे इर्द गिर्द का माहौल इसके लिए मुआफिक नहीं है? मैं बिल्कुल भी जो हूँ डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, और इनफैक्ट 29 से पहले जो हमारी होप्स थी 29 के बाद वो और बढ़ गई हैं, क्योंकि हमें उम्मीद से ज़्यादा जो है वो इसका आउटकम नज़र आया है। हमारे साथ जो स्टूडेंट बॉडी जुड़ी है, ना सिर्फ के लाहौर में बल्कि पूरे पाकिस्तान से लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, और उसके मजदूरों ने, डॉक्टर्स ने, लॉयर्स ने, हर जो है शोबे से लोगों ने आकर हमारे साथ जो है वो कदम बढ़ाया है इस तरफ। स्पेशली जो मैं एक बहुत मेन एक क्रेडिट जो दूंगी वो हमारे टीचर्स हैं जो हमारे साथ। मैं एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी, यकीनन आप मीडिया की अटेंशन हासिल करने में मेरे ख्याल में कामयाब रहे हैं, लोगों ने इस बात को नोटिस किया है, लेकिन अक्सर हम जैसे देखते हैं अरब स्प्रिंग हुई, पीपल केम आउट और लोगों में गुस्सा या गम या
एक तरह से कहना चाहिए इनइक्वालिटी के खिलाफ जो एक नेगेटिव फीलिंग है वो इतनी ज़्यादा है कि आपकी कॉल पे लोगों ने लब्बैक कहा। लेकिन क्या आपके पास एक स्ट्रैटेजी भी मौजूद है? जब आप लोगों से बात करते हैं, एक होता है विजन प्रेजेंट करना कि बराबरी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, उस मंजिल तक पहुंचेंगे कैसे? उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या है? उसकी स्ट्रैटेजी जो है वो हमने अपनी डिमांड्स की सूरत में आगे रखी है जी। सबसे मेजर जो उसके लिए पहला स्टेप है वो स्टूडेंट यूनियंस की बहाली है कि जब स्टूडेंट यूनियंस बनेगी उसके बाद स्टूडेंट्स को एहसास होगा, उनको पता चलेगा। ये नहीं है कि उनको अभी एहसास नहीं है, लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप जो है उनको उनके पास प्लेटफॉर्म मौजूद है जी, विद स्ट्रैटेजी जो है उन्हें पता होगा कि हमारे क्या हकूक है और हमने उनको किस तरह से हासिल करना है, हमारे पास क्या प्लेटफॉर्म है, हमने उसको किस तरीके से यूज करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आमना और हैदर मौजूद होने का। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इतना है, लेकिन बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए और रिप्रेजेंट करने के लिए ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु केम आउट एंड हु मार्च्ड। आपकी पहली डिमांड यही कि स्टूडेंट्स यूनियन को बहाल किया जाए, जो शऊर को बेदार करने में, आगही को बेदार करने में और सबसे बढ़कर ग्रास रूट लेवल से लीडरशिप को आगे लाने में एक बहुत ही मेरे ख्याल में एंगल है और इंस्टीट्यूशन है। उसकी कितनी ज़रूरत है, ये अगेन आई एम ओपनिंग द क्वेश्चन ऑन ट्विटर। मुझे जवाब दीजिए और बताइए कि आपकी राय में क्या स्टूडेंट यूनियंस को पाकिस्तान में बहाल होना चाहिए या नहीं। इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद भी। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आज पाकिस्तान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। ब्रेक पे जाने से पहले मैं बात कर रही थी निज़ाम के हवाले से, यानी जो चार्टर ऑफ डिमांड्स यंगस्टर सामने रख रहे हैं। एक तरीका ये है कि आप मार्च करके पॉलिसी लेवल पे अपनी बात को उजागर करें। दूसरा तरीका ये भी है कि आप अपने हिस्से की शम्मा जलाते चलें और सिर्फ अंधेरे पे कंप्लेन ना करें। आज हमारे इस सेगमेंट मिलो पाकिस्तान से मैं आपसे एक दफ़ा फिर ऐसे ही नौजवानों से मुलाकात आपकी कराते हैं जिनकी सोच वही है। वो यही बात कर रहे हैं कि हमारे माशरे में कई ऐसे तबकात हैं कि तबकाती फ़र्क की वजह से उनके पास वो सहूलियात मैसर नहीं है। सो व्हाट आर दे डूइंग फॉर द वेलफेयर, लेट्स फाइंड आउट। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रेहान रज़ा और डॉक्टर अम्मार अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मुझे ये बताया गया है कि आप लोग अपना फुल टाइम मेडिसिन भी प्रैक्टिस कर रहे हो और उसके साथ साथ यू हैव इनिशिएटेड समथिंग कॉल्ड द बाल्टी सूप। सबसे पहले मुझे बताओ कि व्हाट इज दिस बाल्टी सूप रेहान? एक्चुअली मैम हमने एक पूरा कैफ़े बनाया है, इसका नाम हंगर गेम्स है। ओके। उसमें काफ़ी चीज़ें, चाइनीज़ भी है, फास्ट फूड भी है। बस एक सूप नहीं था हमारे पास, तो हमने इसको इनिशिएट लिया। जब बन गया तो हमने सर्व किस में करना था, वहाँ पे बस फ्राइज़ की एक बाल्टी हम लोग लाए थे फॉर द फोटो शूट। हाँ। हमने ऐसे ही डाल के रखा, अपना बोला इसका नाम देता बाल्टी सूप। ओके। तो बस सूप थोड़ा चेंज था टेस्ट में। अच्छा। और यूनिक आइडिया था तो फेमस हो गया। अच्छा ये बताओ अमार के बाल्टी गोश्त तो सुना था, और अगर आप यूके जाएं तो बड़ी मशहूर डिश समझी जाती है, खासतौर पे पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी में जो गोश्त खो रहे हैं उनको कहता है बाल्टी गोश्त बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाल्टी सूप की रेसिपी क्या है? ये हमारे टेस्ट बड्स के मुताबिक है? ये स्पाइसी है, नहीं है, ये क्या है? ना ये ज़्यादा स्पाइसी है, ना ये ज़्यादा जो है वो कम स्पाइसी है। बेसिकली ये होता है एक चिकन कॉर्न सूप की तरीके का है। हाँ। बट इसके अंदर हमारी कुछ वेजिटेबल्स होते हैं, मशरूम्स ऐड होते हैं, बॉइल्ड चिकन होती है, प्रॉन्स होते हैं इसके अंदर, और कुछ स्पाइसेस हमारी भी अपनी। अच्छा इसमें कोई वेलफेयर का एलिमेंट भी है? क्योंकि जिस तरह हम बात कर रहे थे कि ग़िज़ाई कमी, न्यूट्रिशन की कमी, स्टंटिंग, और फिर ऐसे वेदर में हम देखते हैं कि लोगों के लिए गर्म रहना या अपने आप को इन्फेक्शंस एंड डिजीज़ से दूर रखना मुश्किल होता है। सो आई हैड एन इम्प्रेशन कि आप कहीं ना कहीं इसको ऐसे लोगों को भी सर्व करने की कोशिश कर रहे हो, उनमें आगे ही भी बेदार कर रहे हो। व्हाट्स दैट वेलफेयर एंगल रेहान? मैम अगर हम उसको लेके जाएं कि हमने वेदर की बात की, ठीक है, अगर सिर्फ वेदर की ही बात करें, फिर मैं दूसरी बात पे आता हूँ कि सूप है, सही है, उनको ले लेंगे, सूप में पियेंगे अपना सर्दी में तो भी अच्छा रहेगा। और जहाँ तक डिजीज़ की बात है वो हाइजीन की तरफ ले जाते हैं इस बात को। ओके। इस बात का हम लोग खुद ही ख्याल रखते हैं कि वहाँ पे हाइजीन का ख्याल रखें। जैसे कैप्स हो गई, नेल कटे होने चाहिए, ये सब कुछ हम लोग वहाँ पे देख के चल रहे हैं, सेहत के तमाम उसूलों के मुताबिक चल रहे हैं। अच्छा हमारे मुझे ये बताओ कि आम तौर पे डॉक्टर्स के लिए कहा जाता है उनको तो को करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर के भी टाइम नहीं मिलता, एंटरप्राइजिंग नहीं होते, पढ़ाई इतनी सख्त होती है, पूरी जिंदगी पढ़ना है, फिर स्पेशलाइज करना है। तुम लोगों को आइडिया कैसे आया टू ओपन अ रेस्टोरेंट एंड व्हाई? देखिए वैसे मेरा और इसका एक था कि हम लोग एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करेंगे, भले छोटा सा करें लेकिन एक स्टार्ट करेंगे।
तो मेरी उस वक्त छुट्टियाँ चल रही थी, तो मैंने इससे कहा कि चलो एक स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट मैंने लिया इसके साथ। अच्छा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा हम चलता गया, 1 मंथ जब हुआ तो इसकी हाउस ऑफ स्टार्ट हो गई। लेकिन फिर हमने ये करा कि हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा टाइम मैनेज करने लगे, थोड़ा टाइम निकालने लगे, क्योंकि आप दोनों चीज़ें एक साथ को एक वक्त पे कर सकते हो, बस टाइम मैनेज करना। लेकिन जैसे सोच में जो तब्दीली है, जिसकी वजह से हम इनको आज यहाँ पे बुलाना चाहते थे, कि हम हमेशा यंगस्टर्स को कहते हैं कि जॉब सीकर्स के बजाय जॉब क्रिएटर्स बनिए। और आमतौर पे आप यंग डॉक्टर्स के जो एहतजाज हैं कि किस तरह उनके लिए पॉलिसी सही नहीं है, उनकी तनख्वाहों का मसला, उनके लिए एक ओवरऑल इंसेंटिव्स का मसला। सो आई फेल्ट दैट इंस्टेड ऑफ द टू ऑफ देम, ग्रीवियंसेस आपकी भी होंगी, लेकिन आपने सोचा यार लेट्स बिकम एंटरप्रेन्योर्स, राइट? एग्जैक्टली। हाँ, द पॉइंट इज कि आप कुछ करना नहीं चाहोगे तो कोई आपके लिए कुछ करेगा नहीं। बात काफ़ी ये गलत पोर्ट्रे हुई कि हमें नीट थी या कुछ था। द पॉइंट इस लाइफ में कुछ साथ लेकर चलना है। और रही बात जो जॉब्स की, वो अभी हम लोग ऑलरेडी हम लोग माशाल्लाह, मैं बन चुका हूँ डॉक्टर ज़ियाउद्दीन का, और ज़ियाउद्दीन जो है वो आपको जैसे ही डॉक्टर बनता है हाउस जॉब में पे करता है। वो पैसों का इशू नहीं था, बस हम लोगों को एक इनिशिएट लेना था और एक मैसेज कन्वे करना था कि आप ये नहीं करना कि आपने एक जगह रुक जाना है, आप साथ साथ करें। अच्छा रेहान, मुझे बताएं कि कितनी इन्वेस्टमेंट लगी और कितनी बड़ी टीम है अब आपके पास? मैम, इन्वेस्टमेंट जो है हमने एज सच निकाला नहीं है, बट सबसे प्लस पॉइंट ये 5 to 6 लाख की होगी, क्योंकि हमने सोचा नहीं था टू बी वेरी ऑनेस्ट कि माशाल्लाह इतना हिट होगा, और काफ़ी छोटा सेटअप से शुरू किया था लोगों ने, और हमने कहा था इंशाल्लाह इसको आगे ले जाएंगे। और जहाँ तक मैनेजमेंट की बात है, मेरे ख्याल से 2 या 3 जो हमारा स्टाफ है, जो हम पे कर रहे हैं, और बाकी सारे हमारे दोस्त हैं जो हमारा सिर्फ हेल्प करना चाहते हैं, जिनका फायदा उठा रहे हैं ये लोग, है ना? कि दोस्त हैं तो दोस्ती में काम करो जरा आके। अच्छा, कितने कवर्स हो जाते हैं, जिसको रेस्टोरेंट की ज़बान में कहा जाता है कि हाउ मेनी कस्टमर्स इन अ डे जिनको आप केटर कर पाते हो? मैम, लास्ट एक मंथ हमारा हुआ है खुले हुए, और जब से बाल्टी सूप माशाल्लाह फेमस हुआ है तो अराउंड 400-500 प्लस चले जाते हैं। डिपेंड ऑन द डे, फ्राइडे से संडे को प्लस हो जाते हैं, प्लस माइनस चलता रहता है। सही। तो आई थिंक दिस इज ब्रिलियंट, वंस अगेन इनकरेजिंग ऑल द पीपल। थोड़ा सा जरा लाइट हार्टेड गुफ्तगू कर लेते हैं इनके मेन्यू के हवाले से भी। हम जब बड़े हो रहे थे हमारे, तो पाकिस्तान में 2 ही सूप होते थे, एक चिकन कॉर्न सूप, एक हॉट एंड सार। हमें उसके बाद बहुत बाद में दुनिया खुली और पता टॉम यम भी होता है और थाई सूप भी होता है, फलाना भी होता है। आज का जो कस्टमर है उसकी आगे का क्या हाल है? आपसे आके कस्टमर बहुत डिमांडिंग होता है? जी, वो उनका यही पहले होता है कि आप अपनी स्पेशलिटी हमें बताएं। हाँ, जो आपकी स्पेशलिटी वो आप हमें बताएं कि उसमें क्या डल रहा है, क्या नहीं डल रहा है, क्या सर्विंग है उसकी। तो हम उनको पहले प्रेफर यही करते हैं कि हमारा जो बाटली सूप है वो आप ट्राई। अच्छा, और प्राइस पॉइंट्स के बारे में क्या कहोगे? ये जो हम हर वक्त पूरा दिन मीडिया पे रिपोर्ट दिखाते रहते हैं, लोग कहते हैं ओहो बड़ी महंगाई हो गई, क्या प्राइस पॉइंट्स रखे हुए हैं और उस पर भी क्या कभी फीडबैक आती है रेहान के पैसे कम करें, ये तो बड़ा महंगा है? नहीं, एक्चुअली ये हमारा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन है लोगों को आने का भी, क्योंकि जो हमारे प्राइस हैं वो इतने कम है, कहेंगे तो सवाल उठ जाता है कि इतना सब कुछ भी कम में कैसे दे रहे हैं। हाँ। क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा इशू है ये कि अगर आप ज़्यादा दोगे तो ज़्यादा है, और कम दोगे तो, क्योंकि जो अभी सूप की अगर सिर्फ बात करें तो उसमें प्रॉन्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं, मशरूम भी है, हम चाहते हैं सब चीजें हों लेकिन पैसे भी कम हो। तो मैम वो पैसे कम है, उनका बस नहीं चलता कि जो आपने पैसे दिए ना वो भी आपको कहें कि यार ये भी सूप में डाल के हमें वापस कर दो, है ना? तो ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन इनको यहाँ बुलाने के 2 मकासद से, नंबर 1 टू एक्चुअली शोकेस देम कि कितना ब्रिलियंट एंटरप्राइजिंग स्टेप है इनके लिए। खुद ही जी बाल्टी सूप इन्होंने इनिशिएट किया, वो हिट हो गया। लेकिन हिट होने के साथ साथ जब इनकी स्टोरी वायरल हुई तो आपको बताते चलें कि डॉक्टर रेहान और डॉक्टर अमार के बारे में अनफॉर्चुनेटली ये अफवाह या इसका ये एंगल लोगों ने बनाया कि ये देखें इतने साल पढ़ाई की, मेडिसिन कंप्लीट किया और नौकरी नहीं मिल रही थी, पैसे नहीं थे, तो अब बेचारों को ये करना पड़ा। ये बेचारा एलिमेंट, खामा किसी को विक्टिम बनाना, वो हम क्लैरिफाई करना चाहते हैं। तो रेहान, वेरी क्लियरली फॉर माय व्यूअर्स, कोई जॉब का मसला नहीं था, कोई पैसों का मसला नहीं था, दिस वाज एन इनिशिएटिव। मैं इसको थोड़ा और क्लियर करूंगा, हमारे लिए पर्सनली कोई इशू नहीं था। हाँ। इन केस किसी को इशू होता भी तो वो बेचारा का एलिमेंट आपने बोला, वो क्यों बेचारा क्यों है? हाँ। वो एक मेहनत कर रहा है, एक बिजनेस कर रहा है, वो तो अच्छा ही हो गया ना। ये हमारे लिए तो मतलब ये सोच का मसला है अमार। आई एम श्योर, मैं बल्कि आप लोगों से ये भी जानना चाहूंगी कि इतनी मुश्किल पढ़ाई, हाउस जॉब भी कर रहे हो, क्या कोई तो एक खानदान में कोई अंकल या आंटी ऐसे होंगे जिन्होंने कहा यार ये पढ़ाई करने के बाद तुम लोग क्या किस काम में लग गए, तुम तो डॉक्टर्स हो,
डॉक्टर्स का एक इमेज है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि पाकिस्तान के द बिगेस्ट बिजनेस स्कूल्स, वहाँ से यंग बिजनेस ग्रेजुएट ने जब ग्रेजुएट किया तो उसने कहा जी मेरा एक आइडिया, मुझे इस डिग्री ने तैयारी की है बिजनेस करने के लिए, और बिजनेस वो करना चाहता था कोई एक फैंसी किस्म के नान जो फिलिंग्स में हो। उन्होंने कहा एक बड़ा अच्छा मैं इसका रेस्टोरेंट स्टैब्लिश कर सकता हूँ। हमारे इवन ही गॉट द फीडबैक, उनकी अपनी अम्मी ने कहा बेटा तुम्हारी पढ़ाई पे इतने पैसे खर्च किए, अब तुम नान लगाओगे। तो ये जो हमारा माइंडसेट है इसको कैसे बैटल करें? होता है पहले फैमिली, किसी ने कहा, हाँ खानदान में होता है कि बोलते हैं कि आप जो है अपनी जो प्रोफेशन है उसको कंटिन्यू करो, हाँ। ना कि आप जो है इस फील्ड में जाओ, क्योंकि जो है हमारा टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है इसका। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये देखा जाता है कि जब जो है आप काम अच्छा कर रहे हो, दोनों चीज़ें मैनेज भी कर रहे हो, तो फिर आपको अप्रिसिएशन मिल जाती है। अच्छा, वैसे अक्सर रेहान, अक्सर जो डॉक्टर्स हैं वो प्रैक्टिस छोड़ के अब तो एंकर्स बन गए हैं, तो आप लोगों का कोई इरादा है कि अगर बाल्टी सूप साथ साथ चलता रहे, तीसरा काम हम ये शुरू कर देते, टीवी पे भी आ जाते हैं, एंकर्स बन जाते हैं? अभी सोचा नहीं है, सोचना पड़ेगा इसके लिए। अच्छा, एक दफा फिर आपको बताती चलूं कि द यंगस्टर्स टुडे, और ये लोग इसकी बेहतरीन मिसाल हैं, आपको एक दफा फिर बताते चलें कि दे आर गोइंग टू यानी वो वक्त चला गया कि आपका एक प्रोफेशन, एक ही इदारा जिसके साथ आपने थ्रू आउट अपना करियर स्पेंड किया। आज के ये नौजवान तकरीबन 3 से 5 मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में काम करेंगे और 10 से 12 टोटल इदारों में, ऑर्गेनाइजेशंस में या अपने इनिशिएटिव्स लेंगे। ये इनके टोटल करियर स्पैन की दास्तान है। तो मेरे ख्याल में पेरेंट्स को और जो बुजुर्ग अफराद हैं जिनके पास ये आते हैं अपना कभी कभार आइडिया लेके, डिस्करेज करने से पहले ये बात सोच लेनी चाहिए। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू वंस अगेन रेहान एंड अमार फॉर, इंशाल्लाह आपसे मजीद भी गुफ्तगू रहेगी। अभी लेते हैं ब्रेक और वापस आते हैं, इसके बाद हमारे साथ रहें। वेलकम टू माय शो, मैं हूं सिद्रा इकबाल। आज हम एक दफ़ा फिर एक ज़बरदस्त इशू उठाने वाले हैं। मैंने जिस तरह आपको बताया कि कल मैं मौजूद थी इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद में हो रही थी हाई अचीवर्स सेरेमनी फॉर द स्टूडेंट्स जिन्होंने पाकिस्तान भर में, बल्कि पूरे खित्ते में, पूरे दुनिया में कई सब्जेक्ट्स में टॉप किया है। और जब हम भी थे, सभी इनकी खुशी में शामिल थे। उस दिन की ये चैंपियंस भी हैं। आज ये सेरेमनी बाय द वे कराची में भी हो रही है। लेकिन देखने में ये आया कि बच्चों से कोई ये नहीं पूछता कि बेटा ठीक है तुमने मार्क्स तो बहुत अच्छे ले लिए, तुम खुश कितने हो। पेरेंट्स की अगर बात की जाए, वो चलते फिरते अलार्म क्लॉक्स बने होते हैं। बच्चों के एग्जाम्स के साथ लगता है उनकी भी नींद बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और वो मेक श्योर कर रहे होते हैं बच्चा ट्यूशन से चला जाए, इधर भी चला जाए। एंड देन आई हैड अ वेरी डियर फ्रेंड जिनके साथ मैं वापसी में फ़्लाइट में थी, और उनकी बेटी माशाल्लाह हैज़ डन रियली वेल। उसने मैथमेटिक्स में टॉप किया है, उसको कैम्ब्रिज से कॉल आई है, शी विल प्रोबब्ली बी गोइंग टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी टू अपेयर फॉर देयर टेस्ट। सवाल ये पैदा होता है जब उनको मज़ीद कुरेदा गया कि बच्चे आजकल हाई परफॉर्मर्स तो हैं, लेकिन साथ साथ एंजाइटी का भी शिकार हैं। और आप किसी भी टीनेजर के पेरेंट्स से अगर बात करें तो वो ये आपको ज़रूर कहेंगे कि हमारे बच्चे खोल में बंद हो गए, उनकी दुनिया के बारे में हमें कुछ नहीं पता, उस तक रसाई ही नहीं है। बच्चा क्या सोच रहा है, बच्चे को आप ज़्यादा प्रोब करें। और बच्चा मैं नहीं कहना चाहूँगी, टीनेजर्स, यंगस्टर्स की बात की जाए, और ये सबसे ज़्यादा कच्ची उम्र है, बिकॉज आपकी किसी गलत सोहबत में पड़ जाने का, किसी गलत रविश पे चले जाने का बहुत इम्कान होता है। तो पेरेंट्स करें तो क्या करें? दोस्ती करना चाहते हैं अपने बच्चों से, लेकिन ये दोस्ती हो तो कैसे हो, इस पे बात करते हैं जी। सबसे पहले पब्लिक ओपिनियन हमने लिया कि बच्चों से दोस्ती करें ताकि वो आपके किसी गलत कदम की तरफ ना जाएं। लेकिन इस दोस्ती में फिर आप डिसिप्लिन कैसे करें? ये जो पेरेंट्स के लिए बड़ा मसला है ना, कि भाई एक तरफ तो दोस्त बने हुए, दूसरी तरफ आपने उनको डिसिप्लिन भी करना है, ये एक सवालिया निशान है। पहले आपको दिखाते हैं जी लोगों ने क्या कहा, फिर पैनल से इसी बारे में बात करेंगे और आपकी कॉल्स भी लेंगे। लेट्स टेक अ लुक। बच्चों के साथ जो वैसे भी बेसिकली जो एटीट्यूड होना चाहिए वो नॉर्मल इस तरह का बिहेवियर पेरेंट्स का होना चाहिए कि बिल्कुल फ्रेंडली माहौल रहे उनके साथ, ताकि वो आपकी बातों को समझ सकें। कभी कोई सीक्रेट्स बात जो होती है बच्चे जो आपसे छुपाना चाहें वो भी ना छुपा सकें। सख्ती का रवैया तो किसी जानवर के साथ भी रखेंगे तो वो आपके साथ किसी किस्म का फ्रेंडली नहीं होगा। तो बच्चा तो फिर इंसान है, और आजकल के बच्चे तो इतने एडवांस और समझदार हो गए हैं कि वो हर चीज़ का सवाल का जवाब मांगते हैं। बच्चों के साथ ऐसा माहौल करना चाहिए कि वो माँ बाप के साथ दोस्ताना रवैया इस्तेमाल करें, वो हर बात शेयर करें। बच्चों पे सख्ती भी नहीं करनी चाहिए कि वो आज छुपाए। अगर बहुत ज़्यादा सख्ती करूंगा तो हो सकता है वो मेरे खिलाफ जो है ना गलत बात सोचे। बहुत नरमी होगी तो हो सकता है वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। इसलिए ऐसा रवैया अख्तियार करें, मोहब्बत भी रहे उनके दरमियान, और ये है कि कहने में आपस के दोस्ती का सिलसिला भी रहे। मेरी नज़र में तो वालिदैन से बेहतरीन दोस्त और कोई नहीं हो सकता। एक के लिए उसकी माँ या उसका बाप,
कम से कम दोनों में से एक तो हो। स्कूल से घर आने के बाद उसके पूरे दिन की सारी फजूल बातें सुने। जब तक सुनते रहेंगे बच्चा आपके कंट्रोल में है। जिस दिन बच्चे ने आपसे घर आकर शेयरिंग करना बंद कर दिया, समझे बच्चा हाथ से निकल गया। दोस्ताना माहौल होना चाहिए ताकि ये कि उनके ऊपर अच्छा असर पड़े। कड़क लहजे में बात करेंगे तो कुछ भी नहीं बताएंगे, प्यार मोहब्बत से चलेंगे तो प्यार मोहब्बत की बातें बताएंगे। किस तरह दोस्ती की जाए, सबने कहा प्यार मोहब्बत से आप बच्चों से डील करें, लेकिन एक बड़ी रियलिटी है बच्चों का एडोलेसेंस, यानी उनकी बॉडी में, उनके हार्मोन्स में, उनके सोचने समझने के तरीके में बहुत फ़र्क आ रहा होता है। कई दफ़ा ये प्रेशर जो बच्चे फील करते हैं वो पेरेंट्स की तरफ से होता भी नहीं, ये पीयर प्रेशर होता है। सवाल हमारा यही है कि बच्चों से दोस्ती किस तरह की जाए, और सख्ती अगर नहीं भी करनी, नरमी का बर्ताव रखना है, तो कितनी नरमी उनके लिए मज़ीद ख़राबी पैदा कर सकती है। यानी ऐसा तो फिर भी होना चाहिए कि बच्चे के अंदर एक खौफ, एक रोब, एक अकाउंटेबिलिटी। हम जी सियासतदानों के एहतसाब की बात करें, बच्चे को भी बेलगाम तो छोड़ा नहीं जा सकता, तो ये बैलेंस कैसे स्ट्राइक करें, इस पे बात करने के लिए आज हमारे पास एक जबरदस्त पैनल मौजूद है। आप सबके फेवरेट, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ख्वाजा नवीद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? एंड ऑफ कोर्स इसका जो नफ्सियात का पहलू है, अब आपने बताया पहले कि इस दौरान बच्चे के अंदर हार्मोनल चेंजेस आती हैं, उसकी आवाज़ जो है बच्चे की आवाज़ से बदल के एडल्ट की आवाज़ के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है, हो रही होती है। एक आध साल तो ख़राब रहती है और फिर वो अगले उसमें पहलू में आ जाती है। अब जिस वक्त बंदे के अंदर हार्मोनल चेंजेस आती हैं तो उस वक्त बगावत का जज्बा और बहुत सारे गुस्से, जिद, ये चीज़ें पैदा होती हैं। तो इसी तरह अब इस वक्त जो है ना, वालिदैन को बच्चा नहीं बनना है, वालिदैन को समझ से काम लेना है और उनको ये समझना है कि बच्चा जो है 12 साल तक का था बच्चा, अब वो आ गया 13 में। 12 में अम्मी कहती थी वो पड़ा है खाना, वो ले लो, वो खेलना बंद कर दो, आज तुम्हारे दोस्त नहीं आएंगे, आज हमारे मेहमान आ रहे हैं, आज तुम पतंग नहीं उड़ाओगे छत पे, धूप ज़्यादा है, और वो अंदर बैठ जाता था। अब जब 13 पे आ गया है तो उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता डिसीजन मेकिंग पावर आती है, तो आप उसके साथ डिसीजन मेकिंग में शेयर करें, यानी आप उसको फैसला लेने की आज़ादी और उसके अंदर ये स्किल पैदा करें कि he should be able to take a decision। बिल्कुल सही कहा आपने, अल्फाज दे दिए मेरे जो ख्यालात को। बिल्कुल। ख्वाजा साहब, एक और चीज़, बल्कि मैं ये सवाल बतूल से करना चाहूँगी। बतूल, हम बच्चियों के बारे में बहुत बात करते हैं कि एडोलेसेंस और माशरे के उन पर प्रेशर कि सडनली दे बिकम वेरी अवेयर ऑफ देयर बॉडीज़, और दूसरे हमारे कल्चरल प्रेशर्स के बच्ची को हम कह रहे होते हैं कि भाई तुम घरदारी भी सीखो, बच्चियां अब ऐसी हरकत नहीं करती, ऊंची आवाज ना करो, भागो नहीं, खेलो नहीं। तो बहुत ज्यादा आगाही है लोगों में, और अब मेरे ख्याल में ये डिस्कोर्स में आ रही है कि लड़कियों के साथ सख्ती ना करें क्योंकि खुदा ना खासा। लेकिन आई वांट टू आल्सो टॉक अबाउट द एडोलेसेंट बॉयज। मुझे लगता है कि उनके भी वही इमोशनल चैलेंजेस होंगे, पर्सनल आइडेंटिटी चैलेंजेस होंगे, चेंजेस आर आल्सो कमिंग इन देयर बॉडी। एडोलेसेंट बॉयज पे क्या प्रेशर्स होते हैं? When we talk about boys, तो they go through the same thing। लड़कियों के साथ भी वही चेंजेस आ रहे होते हैं, बॉयज़ के साथ भी वही चेंजेस आ रहे हैं। मसला सिर्फ ये होता है कि वो ज़्यादा नोटिस नहीं होते बिकॉज वी डोंट थिंक अबाउट बॉयज़ इन दैट वे। दे हैव सो मेनी प्रेशर्स, उनको अपने करियर्स के बारे में सोचना होता है, उनको अपनी फैमिली के बारे में सोचना होता है, एंड देन दैट इज़ द टाइम जब आप एक बच्चे से निकल के आपको एक एडल्ट का वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी जाती है आपके ऊपर कि यू नो नाउ यू आर अ बिग बॉय, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द फैमिली। और सबसे ज्यादा हम उसको इमोशनली सफोकेट कर देते हैं। यानी इस एज में 13-14 साल का लड़का अगर रोए, बच्ची को तो फिर भी आप प्यार से समझा देते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। लड़के का रोना हम कहते हैं क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो, उसको मुख्तलिफ लेबल्स लगा देते हैं। दे हैव इमोशंस इक्वली, लड़कियों के भी वैसे इमोशंस होते हैं, लड़कों के भी वैसे इमोशंस होते हैं। फर्क सिर्फ उतना होता है कि मर्द को हम लोग इतना स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उस चक्कर में दे आर अनएबल टू शो देयर इमोशंस टू अदर पीपल। एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल मैंने पढ़ा कि इस एज में की भी गलती, यानी जिस तरह हम उनको ये गलत मैसेजेस दे रहे हैं सोसाइटी एज फैमिली, उनको नेगेटिव इमोशंस को प्रोसेस करने का तरीका नहीं सिखाती। तो फिर इसके बाद ये होता है कि गम की हालत में, झुंझलाहट की हालत में, हार्ट ब्रेक, एनी प्रॉब्लम दैट दे फेस, उसका सिर्फ एक ही आउटलेट उनको समझ आता है, एंगर। तभी हम कहते हैं फिर मर्दों को गुस्सा क्यों आता है। ख्वाजा साहब क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए बात यह है कि जैसे आपने बताई है एज 13 to 19 और बच्चा जो है उस वक्त एंगर भी होती है, सब है। मेरा मशवरा ये है, आपका सवाल था कि दोस्ती कैसे की जाए जी। अच्छा, अब क्या है, एंग्री बंदे से दोस्ती कैसे की जाए? एंग्री बंदे से उसको अगर स्पोर्ट्स में दिलचस्पी है जी, वालिद को बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, लेकिन उस बच्चे का दिल रखने के लिए और उसको कंपेनियनशिप का एहसास दिलाने के लिए अगर वो बच्चा बैट बॉल खेलना चाहता है, क्रिकेट, तो अब्बा भी एक चाहे पुराना बैट ले ले और उसके साथ वहां चला जाए और फिर उसे कहे तुम खेलो,
मैं वॉच कर रहा हूँ, मैं जरा बूढ़ा हूँ, मेरे से भागा नहीं जा रहा, तो यू वॉच इट, फिर हम दोनों इकट्ठे, हाँ, फिर हम दोनों इकट्ठे घर जाएंगे और वहाँ अगर कोई ब्रेक होती है तो उसमें अगर कोई चाय या उसका कोई वक्फा है या कोई सैंडविच है तो वो उसके साथ बैठ के शेयर करके खा ले। मदर्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी कर लेती है। कॉलर हमारे साथ हैं, यानी मिसाल के तौर पे बच्चे को स्विमिंग का शौक है, वालदा को नहीं भी आती तो वो एटलीस्ट स्विमिंग क्लास पे लेके जा रही है, वापस लेके आ रही है। द चाइल्ड फील्स कि ये मेरे एक्सपीरियंस का पार्ट हैं। फादर्स जो होते हैं वो आज भी हमारे माशरे में बड़ा एक मिसिंग मिस्टर इंडिया हैं कि नजर नहीं आते, सिर्फ सुनाई देते हैं, दिखाई नहीं देते। इस पर भी बात करेंगे, कॉलर से बात करते हैं पहले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? सफिया अजहर कराची से बात कर रही हूँ। क्या कहेंगी? ये मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है कि जैसे आप बता रहे, मेरी अपने बेटे से रिलेशन सही नहीं है। 15 ईयर्स उनकी एज है। अच्छा। और मतलब वो बिल्कुल पढ़ने से भी जा रहे। दरअसल मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है 2 साल पहले। मैम, आपने अपने बेटे में तब्दीली कब महसूस की? यानी पहले आप समझती हैं कि वो कभी बहुत फर्माबरदार, आपसे बड़ा क्लोज, आपकी आंख के इशारे को समझने वाला बच्चा था और फिर यकायक तब्दीली आई? नहीं, क्लोज तो मतलब नहीं था, ऐसे था पहले भी, लेकिन अब बहुत ज्यादा। पहले बात शेयर करते थे, थोड़ी थी उसके साथ, मतलब खामोश रहने वाले थे वो। और अब ये मसला हो गया है कि बिल्कुल बस सारा दिन अपने आप में। तो मुझे बताएं, जब पहले वो आपसे थोड़ा बहुत भी अपना मसला या कोई बात शेयर करता था, आपका रद्द अमल, आपका रिएक्शन क्या होता था? क्या आप गुस्सा करती थी? डांट भी देती थी, कभी वो होती भी सही भी थी, दोस्ती भी होती थी, डांट भी देती थी। बस वो जिद्दी बहुत है, मतलब अब बहुत ज्यादा हो गए। अच्छा, आप शुरू का पीरियड अगर याद करती हैं, जब आपसे बातचीत उसकी फिर भी होती थी, शेयर करता था, क्या आपको लगा कि उस वक्त आप खुद ज्यादा गुस्से में होती थी? क्या उसने आपको ज्यादा गुस्सा करते हुए देखा है अर्ली लाइफ में? जी देखा है। जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का मैम। इस पर हम बात करते हैं। जी बीबी, आपने जो प्रॉब्लम बताई है तो मैं इसका क्विक हल ये देता हूँ कि आपके बच्चे के जो क्लास फेलो या दोस्त हैं, आप कोशिश करें कि हफ्ते में एक दिन उन बच्चों को अपने घर बुला के चाय पे या खाने के आप भी साथ टेबल पे बैठ जाएं तो आपका बच्चा भी साथ बैठ जाएगा। तो जब आप उसके दोस्तों से गप्पे मारेंगी तो वो खुलेगा। आप उनसे बातें करें। आपसे बात नहीं करता, परहैप्स ही हेट्स यू, या वो आपसे जिद खा गया है, गुस्से में आपसे, तो उसके साथ जो बच्चा है उसे पूछे, बेटा तुम्हारी अम्मी क्या करती हैं, तुम्हारे अब्बू क्या करते हैं, वो रात को कितने बजे सोते हैं। बस ऐसी जनरल बातें, और पढ़ाई की बातें ना करें। हाँ। और उसको बिल्कुल ना ये बताएं, बाबर करने दें कि उसका उन बच्चों से कोई कंपटीशन है, कोई मुआवजा ना, कोई मतलब कंपैरिजन नहीं करें। बस उन बच्चों को खिला के 10-15 मिनट में फारग कर दें। बहुत शुक्रिया मैम, आप हमारा प्रोग्राम देखते रहे, इस पर हम बात करते हैं। ख्वाजा साहब, मैं ब्रेक पे वापस सही था नहीं, आपसे मैंने यही पूछना है कि कभी कभार तो बच्चे इस बात पे भी जिद हो जाते हैं कि आप हमारी मुखबिरी कर रहे हैं, आप अब पे स्पाइंग करने की कोशिश करते हैं। इस पे बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। ब्रेक पर जी हम ढूंढ रहे थे, मुझे पाक टर्क स्कूल्स पता करने के किधर हैं। कराची में, इस्लामाबाद में तो मेरा मुझे पता है कि वो कहाँ हैं। गूगल कुछ दिखा नहीं पा रहा, तो अगर किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे ट्विटर पे बताएं कि पाकिस्तान टर्किश स्कूल्स, पाक टर्क स्कूल्स कराची में उनका कैंपस किधर है, या कोई जानने वाला है आपका तो बता दे मुझे। अच्छा जी, बात हम कर रहे थे कि टीनेज बच्चों से दोस्ती कैसे की जाए। ख्वाजा साहब ने एक मशवरा हमारी कॉलर को दिया कि आप उनके दोस्तों से दोस्ती करने की कोशिश करें, लेकिन इसमें भी आपको थोड़ी समझदारी करनी पड़ेगी। समटाइम्स टीनेजर्स इसको भी बड़ा ओवरबेयरिंग एक एटीट्यूड समझते हैं कि आपने हमें बाईपास करके हमारे दोस्तों से दोस्ती कर ली है, कहीं आप मेरी मुखबरी तो नहीं कर रही, कहीं आप मुझ पर स्पाई तो नहीं कर रही। तो ये आपको ट्रस्ट, बहरहाल बच्चे का किसी तरह उसको नुकसान ना पहुंचे, वरना अगर आपसे दूर है तो मजीद दूर हो जाएगा। हमारे साथ अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है आयशा बेला ने। आप इनको जानते हैं एज ए लीडरशिप कंसल्टेंट, फैकल्टी मेंबर भी हैं, बहुत सारे इसी एज ब्रैकेट के बच्चों से डील करती हैं, उनके डिलेमा से वाकिफ़ है, तो उनसे भी बात करेंगे। एक कॉलर आयशा जी पहले बात कर लें, फिर आई कम टू यू। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं कराची से हसन बात कर रहा हूँ। जी हसन, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहेंगे हमारे आज के मौजू के बारे में? नवीद साहब का फैन हूँ। कैसे हैं ख्वाजा साहब?
बहुत शुक्रिया जनाब, हम सब इनके फैन हैं, बहुत बहुत शुक्रिया ये मेंशन करने के लिए। आप इनसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ हमारे टॉपिक के बारे में कहेंगे? जी आपके टॉपिक में बात करूँगा, ख्वाजा साहब से बात भी करना चाहता हूँ। जी सर, प्रॉब्लम ये है कि हमारे माशरे में जो थोड़ा सा रुझान आया है लेडीज का, किसी पे टॉन्ट नहीं कर रहा कि उसमें ये है दुपट्टा वगैरह नहीं पहनने की वजह से हमारी जो बेटियां हैं। हेलो जी फरमाइए, हमारे टॉपिक से बिल्कुल अलग है आपका कमेंट। नहीं, बेटी के ऊपर आ रहा हूँ ना, कमेंट चाहिए बच्चों का, मेरी बेटी है ना जी, तो उससे प्रॉब्लम ये हो रही है, बिगाड़ आ रहा है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा मुझे कुछ बताएं कि किस तरीके से बच्चों को, हम बेटियों को मोटिवेट करें कि वो अगर दुपट्टा नहीं पहन रही हैं, और जो हम रोज खबरें पढ़ रहे हैं ज्यादती फला ये आपके नहीं हो रहा, जनरल टॉपिक है। भाई मैं आपकी बात समझ, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, ख्वाजा साहब आप बता रहे हैं करें। बात। अब वो एक्चुअली यहाँ हर घर का अपना माहौल है। ऐसे घर हैं जो पूरा हिजाब भी करते हैं, उनकी वालदा दर्स भी देती हैं और उनके घर में कुरान शरीफ की रोज खत्म भी है। एक फैमिलीज हैं जो बिल्कुल लिबरल हैं, वो जीन्स भी पहनते हैं, वो दुपट्टा भी नहीं पहनते। तो अब आपको ये देखना है कि आपका जो घराना है उसमें आपकी बेगम साहिबा और आपकी बहनें और वो किस तरह का लिबास पहनती हैं। अगर इस तरह की बात है तो फिर आपकी बेटी को भी उसके लिए पाबंद करें, और अगर नहीं है तो फिर बच्ची जैसे क्लास में लड़कियों को देखती है वैसे करने दें। मुझे एक बात बताएं, जो हमारी सोच है, आप कई चीजों में हम घूम फिर के आ जाते हैं, देयर इज सो मच जजमेंट, यानी एक तरह से आपने खुद ही जज कर लिया फलाना सही है फलाना गलत है। ठीक है, आप अपने बच्चों में वैल्यूज इनकलकेट करना चाहते हैं। हमारे पास कितने लोग ऐसे आते हैं, कहते हैं बच्चे को जी मशवरा दें, किताबें पढ़ें। आप पढ़ते हैं किताब, आप खुद नहीं पढ़ते। आपका नजरिया जब ये है, आप सुने आप बच्चे के जहन में क्या बातें डाल रहे हैं, आप उसको ये तरकीब नहीं दे रहे कि आप किसी को देखें कि उसकी नॉलेज कैसी है, वो अपने आप को कैरी कैसे करता है, आप पहनावे से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। Why are we stuck in that scenario? और ऐसी सूरत हाल में फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने बच्चों से दोस्ती भी करें। आप जब एब्सोल्यूट चीजें बच्चों को बताने की कोशिश करेंगे, वो कभी उसको हाथों हाथ नहीं लेते। अच्छा जी, आप बच्चों को बच्चों जैसा रहने दें, हाँ, उनको बालग ना बनाएं। बिल्कुल, उनकी मासूमियत को वहीं रहने दें, नहीं रहने दें। इनका तो सवाल आप साइकियाट्रिस्ट हैं, आप लोग बताएं। हाँ, One thing that I would like to add is कि हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम बच्चों को रीजन नहीं देते कभी। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा दुपट्टा पहने या जो भी वैल्यूज आपने उनको ट्रांसफर करनी है, एटलीस्ट गिव देम अ रीजन व्हाई यू वांट देम टू डू इट। हमारे क्या होता है, बस ये करना है, that's it, no explanation, no reasons, nothing at all, and then the kid would be curious. Reasoning it out with the kid वो अहम है, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो जो आपकी एज है, उस एज में वैसे इतने क्वेश्चंस होते हैं, यू ट्राइंग टू एक्सप्लोर थिंग्स, यू वांट रीजंस। अब वो बच्चा आगे से पूछेगा ना कि चार मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो तो नहीं करते ये, सो व्हाई डू यू वांट मी टू डू इट? सो सिट विद देम। कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जो हर रिलेशनशिप को बेहतर बनाती है। आई थिंक दैट इज अ वेरी की पॉइंट बतूल ने जो बात की। आई होप कि हमारे जो कॉलर साहब हैं उनका ये मसला भी सॉल्व हुआ होगा कि आप बच्चे से बैठ के पहले रीजन तो करें, आप अपनी सोच उस पर मुसल्लत नहीं कर सकते। अच्छा जी, समझाएंगे बेटा हमारी फैमिली का ट्रेंड ये है, वो जो तुम्हारी दोस्त है उनकी फैमिली डिफरेंट है, आपने वही करना है जो आपकी अम्मी करती है, आपकी खाला करती है, आपकी पुप्पी कर रही है, तो वो बच्चा कन्विंस हो जाएगा। जी सर, एक्चुअली मैं एक तो बड़ी सख्त बात कहूँगी कि प्रोबेबली द मेल फैक्टर्स और फीमेल, दे आर स्केर्ड टू सी समबडी लाइक देम फॉर देयर डॉटर्स और देयर फैमिली वुमेन, कि जी मेरे जैसा कोई आदमी शायद इनको मिल जाए, इसलिए इनको खुद को छुपा लेना चाहिए। तो आई एम सो सॉरी। तो दैट्स लाइक ये सब पहले ट्यूनिंग पूरे माशरे की बहुत जरूरी है। पर्दा नजर का होता है और किरदार, एक लफ्ज निकलता है, एक लफ्ज काफी है, कहते हैं ना देख का पूरा एक चावल एक होता है। लड़की गुजर रही हो तो लोग समझ जाते हैं कि किस तरह की आवाज निकले, तो बिल्कुल। अच्छा, ये भी सारी प्रॉब्लम आयशा जी लड़के के साथ आंख मैली है, ट्रेनिंग आपने लड़के की तो की नहीं। अच्छा सर, बहुत अच्छी बात कर रहे थे, मैं वहीं से बात को आगे पिक करूंगी। मेरे अपने टीनेजर बच्चे हैं और बेटे ने माशाल्लाह, आई नेवर पब्लिसाइज, बट उसने टॉप किया और 8 A स्टार्स लिए ओ लेवल्स में, फिर 2 AI यानी केमिस्ट्री में डिस्टिंक्शन लिया। और माशाल्लाह लोग, एंड आई एम नॉट अ प्रेशराइजिंग वुमन, आई कीप ऑन सेइंग कि बेटे बहुत मत थकना, तुम्हें बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है ग्रेड्स लाने की, और कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपने आप की लाइफ, अपना विजन एक रखना, एंड दैट इज यू हैव टू कीप ऑन गाइडिंग देम इन टीनेज। अच्छा, टीनेज में क्या होता है, एक मैं हमेशा रिसर्च भी बताती है आपको कि 12 साल को लगने से पहले लड़का और लड़की आपको हर बात में ना कहने लगते हैं।
तो वी हैव टू मेक देम सिट ऑन अ पेडिस्टल, जैसे हम शौहर को बिठाते हैं, जैसे हम माँ को, सास को बिठाते हैं पेडिस्टल पे, कि बात आप अपनी करवाएं मगर उनकी मर्जी से। अच्छा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट गुर है जिसमें मेरे ख्याल में तमाम ही पेरेंट्स को गाइडेंस चाहिए होगी, इस पे बात करते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं नसीर अहमद बात कर रहा हूँ सांगड़ सिंह से। जी। तो मेरा बच्चा है तकरीबन 17-18 साल का। तो हमारा मियां बीवी कहना नहीं मानता और दोस्तों को ज्यादा टाइम देता है। हालांकि मैं उसकी हर फरमाइश पूरी कर रहा हूँ, हर समझाता हूँ, दोस्त बनकर समझाता हूँ उसको, उसके बावजूद भी मेरा कहना नहीं मानता वो। सर, आपसे मेरा एक सवाल है, आपके बच्चे की सबसे फेवरेट हॉबी क्या है? आपके बच्चे को क्या चीज उसका शौक है? तो चाहता है उसमें आजाद घूमूं, आजाद करूं और बस मुझे कुछ कहने वाला ना हो। जी नहीं, ये तो आप उसकी शख्सियत को, खेलों में क्या पसंद है? नावल पढ़ता है या फिल्में देखना पसंद करता है या मोटरसाइकिल चलाना पसंद करता है? मोबाइल हो उसके पास, मोबाइल चाहिए। हाँ हाँ, चलिए, तो उसकी जरूरियात है। और इसके अलावा क्या चीज उनको पसंद है? बस उसको बाइक मिले, बाइक पे घूमे, बाइक चाहिए और उसको कुछ कहने वाला, मोबाइल है, बाइक है। अच्छा, और बाइक नहीं घर पे। बहुत बहुत शुक्रिया सर कॉल करने का। अच्छा, ये सिद्रा इसको एड्रेस करो इस प्रॉब्लम को। ये जो टीन एज के बच्चे जैसे 13 से 14 ऊपर हो जाते हैं, वालिदैन को प्रेशराइज करते हैं कि मुझे मोटरसाइकिल लेके दो। अब वो माँ बाप डरते हैं कि एक्सीडेंट कर लेगा, कोई हो जाएगा, मसला ये है। फिर वही बातें हैं कि वो महंगे से महंगा मोबाइल उनको चाहिए, और इन बातों से फिर वो नाराज हो जाते हैं, खाना नहीं खाते हैं। मुझे ऐसा लगता है, इसको कैसे ओवरकम करें? आई पर्सनली फील, जो इन्होंने बात की ना, मुझे एक बड़ा डिस्कनेक्ट नजर आता है। नाइशा, आप क्योंकि पेरेंट्स हैं, आप उसको खुद ही बता सकते हैं। एक जो डिस्कनेक्ट नजर आता है, मुझे लगता है कि ये चीज ओवरनाइट तो नहीं होती है कि अचानक से बच्चा कहे कि जी मोबाइल, गाड़ी। आई फील स्कूल में देख के आता है ना। नहीं, ये भी ओवर सिंप्लीफाइड चीज है ख्वाजा साहब। मुझे ऐसा लगता है हम बच्चे को खुश रहने का तरीका नहीं सिखाते क्योंकि हम खुद खुश नहीं है, तो अब उसने एसोसिएट कर लिया है तफरीह से। बर्गर शॉप वाले ने बताया, उन्होंने किसी स्कूल में बर्गर शॉप खोली, उन्होंने कहा हम चेंज भेज के थक जाते हैं कि जो बच्चा आता है वो 1000 का और 500 का नोट देता है, और छोटे बच्चों का स्कूल है। उन्होंने कहा मैं कितनी दफा चेंज भेजूं, फिर वहां से फोन आती है चेंज खत्म हो गया, स्कूटर वाले को फिर भेजते हैं। ओह नो। अच्छा, मैं इस पर देखिए टिप देती हूँ कि मैं खुद एक माँ हूँ और बताती हूँ कि एक खास टाइम होते हैं जिसपे आपका बच्चा आपसे रिसेप्टिव ज्यादा होता है, कोई भी इंसान, और बच्चे टीनेज के बहुत ज्यादा, जब वो सोने लगे उस वक्त पूरी बॉडी एक कोलैप्सिंग सिचुएशन में होती है और जो सोल कनेक्शन जा रही होती है, एक एटमॉस्फेयर है, और जो बॉडी टच है वो आपके बच्चे को, और बड़े बच्चे हो रहे होते हैं तो हमारा माशरा ऐसा है कि हम बहुत ज्यादा वी डोंट बिलीव इन टचिंग, बट येट आप माथे पे प्यार करते हुए या हाथ में उनका हाथ लेके उनको आहिस्ता आहिस्ता एक लो, जिसको हम टोन बी कहते हैं अपनी ट्रेनिंग की जबान में, टोन 3, डांट के नहीं, बच्चा बन के आपको कहना पड़ता है कि बेटे आपको क्या लगता है कि क्या ये सही है कि नहीं। आप 1000 का नोट उसके मैं देती हूँ बच्चे को कि मैं 500 1000 दे रही हूँ, बेहतर है कि खाना अपने आप को भूखा न रखना, सबसे पहले सेल्फ है, और इसमें से कुछ पैसा किसी गरीब को दोगे तो अल्लाह बहुत खुश होगा। तो आप उसकी ट्रेनिंग हर लम्हे पे कर रहे होते हैं, और मैं बतौर माँ भी कहती हूँ कि दुआ मांगा करें कि जो हमारे दिल में फेथ और जो हमारी वैल्यूज हैं वो मैं मरने से पहले अपनी औलाद को ट्रांसफर कर सकूं, बिकॉज अगर आप नहीं सिखाएंगे तो और कौन सिखाएगा उसको। लेकिन आयशा जी और बतूल, मे बी यू कैन ऑल्सो कॉमेंट ऑन दिस कि अभी जो बात हो रही है, a lot of the parents get a rude awakening, जिसको कहते हैं ना वेकअप कॉल होती है कि बच्चा जब टीनेजर बन गया, चलो पहले तो बड़े खुश हो रहे थे, 10 साल 11 साल की उम्र तक भी बच्चा मेरी सारी बातें सुन रहा है, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, फिर उसके बाद वो ब्लेम तलाश करते हैं कि शायद स्कूल में देखा होगा, गलत सोहबत होगी, फलाने दोस्त का इन्फ्लुएंस है। हम बतौर पेरेंट्स खुद क्या गलती करते हैं कि बच्चा इस नहेज पे पहुंचता है कि अब वो आपके कहने में नहीं है? फर्स्ट थिंग, नो मैटर व्हाट, आपका बच्चा कितना भी अच्छा हो, देयर विल बी अ चेंज। जब वो टीनेज में एंटर करेगा, देयर विल बी अ चेंज, सो यू नीड टू बी मोर एक्सेप्टेबल। पहली बात तो ये। सेकंड, अ लॉट ऑफ टाइम्स वी डोंट इवन रियलाइज हम बच्चे को रिजेक्ट कब कर देते हैं। आया बच्चा अपनी कोई बात शेयर कर रहा, आप कह रहे नहीं अभी मैं खाना पका रही हूँ, ओके बाय, आई टॉक टू यू लेटर। उसने 1-2 दफा ट्राई किया आपसे बात करने का, यू डिड नॉट गिव द राइट रिस्पॉन्स, द किड विल नॉट ट्राई द नेक्स्ट टाइम। जो हमारी पहले कॉलर ने कहा कि पहले तो बताया, फॉरन रिजेक्शन आ जाएगी, वहीं पे रिजेक्शन आ जाएगी, द किड विल नॉट लिसन टू द पेरेंट। वो कहेगा कि जब मेरी नॉर्मल बात को वो नहीं सुन रहे तो मेरी मुश्किल बात को वो क्या सुनेंगे। एंड देन ऑल्सो
एक चीज जो बहुत गलत होती है, आई विल नॉट ब्लेम द पेरेंट्स कम्प्लीटली, ऑब्वियसली उन्होंने भी नहीं सीखा कहीं से, दे बिकेम पेरेंट्स एंड दैट्स हाउ दे स्टार्टेड लर्निंग टू बिकम पेरेंट्स। वन थिंग दैट हैपेंस इज कि हम सुनने के लिए नहीं सुन रहे होते, हम बताने के लिए सुन रहे होते हैं, हम रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो बच्चे की बात ही नहीं खत्म होती, हम पहले ही जो है ना वो सोल्यूशन देना शुरू कर देंगे, हम पहले ही डांटना शुरू कर देंगे। सो यू नीड टू फर्स्ट लिसन, इवन इफ दे टेलिंग यू द मोस्ट रॉन्ग थिंग कि मैं किसी को मार के आ गया, पहले आप उनकी बात सुनें। अच्छा, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ख्वाजा साहब। अब हमारे यहाँ हर तरह की सोबत है, तो बच्चे कभी कभार बड़ी गलत आदतों में पड़ जाते हैं। अगर बच्चे से कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है, मिसाल के तौर पे उसने पहली दफ़ा सिगरेट पी ली है या कोई ऐसी चीज़ जिसमें वो गिल्ट और शेम से ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है, एक सिचुएशन जिसमें माँ बाप को पता ही नहीं है, दूसरी सिचुएशन जिसमें आपको पता चल गया है, दोनों सिनेरियोज में पेरेंट्स करें क्या? देखिए, अगर तो पता चल गया है तो उस पर एकदम रिएक्शन शो ना करें, जो उसकी गलती हो रही है उसको फौरी तौर पे कंडोन कर दें। मतलब मैं ये प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ, अब स्टडी तो इन लोगों ने किया हुआ है, मैंने इस पे कुछ पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन उसमें ये है कि उसको कंडोन कर दें और फिर उसको बजाय रेप्रीमेंड करने के फिर उसको समझाएं कि बेटा ये जो आपने किया है इसमें ना सिर्फ आपकी बदनामी है, हमारी बदनामी है, फैमिली की बदनामी है, और अगर सिगरेट पीना ये है बेटा हेल्थ खराब हो जाएगी, तुम्हारे अब्बू ने भी छोड़ दी थी, जैसे हार्ट अटैक हो जाता है, ये हो जाता है। सिचुएशन में हो अगर, तब क्या करें? ख्वाजा साहब, मिसाल के तौर पे स्कूल से कॉल आता है या कॉलेज से कॉल आती है और वहाँ पे बच्चा कुछ गलत करता हुआ पकड़ा गया है, अब पेरेंट के लिए भी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है बिकॉज प्रिंसिपल ने बुलाया है, रिएक्ट करना बड़ा नॉर्मल है, क्या करें उस वक्त? और उसमें फिर ये है कि बच्चे को रास्ते में ये नहीं है कि ज्यादा डांटते हुए आए, उसे कहें बेटा अब अभी ऐसा है कि पहली दफा थी, मैंने तुम्हारी प्रिंसिपल से सॉरी कर दिया है तुम्हारी तरफ से, अब यू हैव टू बी केयरफुल फॉर द नेक्स्ट टाइम कि तुम्हारे अब्बू को दोबारा ना बुलाएं, क्योंकि फिर मैं जब दोबारा सॉरी करूंगा तो फिर बड़ी शर्मिंदगी होगी, तो अभी तो बस मैंने तुम्हारी तरफ से कर दिया है, फॉरगेट इट, जो हुआ था मैं टीचर को भी समझा दूंगा। लेकिन आपके लिए ऐसा इस तरह से बड़ा एक तकलीफ दे चेक पेरेंट के लिए भी होता है कि भाई मुझे कैसे नहीं पता था मेरा बच्चा इसमें पड़ गया। लेकिन हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको कभी वो ना करें कि जी बड़ा मैं कोई माचू मैन बन गया हूँ, आज ही तुम्हें सही कर दूंगा। अच्छा, आज वो ट्यूनिंग नहीं होने लगी है बच्चा। अच्छा जी, जल्दी से बताएं। सर, आप इतना बड़ा नाम है, आप माशाल्लाह मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल है, बिल्कुल सही, मैम भी बिल्कुल सही कह रही है। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको कहा था पेडिस्टल बहुत जरूरी है, बच्चे को पता होना चाहिए कि मैं जो भी करके आऊँ मेरी माँ मुझे ऑन करेगी। मैं उनको खत लिखती हूँ लंबे लंबे, आई विल शेयर, आप उसको दिखाइएगा कि जो भी हो जाए जिंदगी के आखिर तक मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए, ऐसे कोई भी गलती, जैसे इन्होंने भी कहा, मैं तो माँ हूँ और आप जब तक ऑन नहीं करेंगी या बाप ऑन नहीं करेगा तो उसको कौन ऑन करेगा? लेकिन देखिए, तो आयशा जी उस वक्त तो ऐसा लगता है किसी को 50वें माले से नीचे फेंक दिया, जब प्रिंसिपल सामने है, पेरेंट्स सामने हैं, आप एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन में, आप कमरा अदालत में उस वक्त, तो क्या करें? उस वक्त आप उनकी बात सुने और आप ये कहे, बच्चे को ये बताएं कि इन्होंने आपकी ये चीजें बताई, और जब आपकी बारी आए, सबसे पहले तो सुनना बहुत जरूरी है। ऐसी सिचुएशन को डिफ्यूज करने का बेहतरीन तरीका है कि सुनते जाए, जी जी, बिकॉज बच्चे ने रहना उसी स्कूल में है, आप उसको पुल आउट नहीं कर सकते। और फिर आप दूसरे नंबर पे कहें, देखिए स्कूल कितना अच्छा है कि वो दे आर टॉकिंग अबाउट, दे वांट टू आपके बिहेवियर। अच्छा जी, इस पे हम मजीद डिटेल में बात करेंगे। एक और कॉलर है, कॉलर के बाद हमें ब्रेक भी लेना है, उनसे पूछते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहबा बात कर रही हैं? राहिला नवीद बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। जी राहिला जी, क्या कहेंगी? वैसे इस वक्त तो बात थोड़ा सा उस तरफ चली गई है कि बच्चों की प्रॉब्लम्स अगर स्कूल से आ रही हैं। मैं सिर्फ एक, चूंकि खुद ग्रैंड मदर हूँ, तो मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि आजकल के दौर में, मतलब अब जो इस परवरिश के मसाइल हैं, इसमें ग्रैंड पेरेंट्स का क्या रोल है? होना भी चाहिए, नहीं होना चाहिए? उन्हें बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल किया राहिला जी। बहुत बड़ा रोल है जी, बहुत बड़ा रोल भी है, लेकिन एक इवॉल्विंग रोल भी है। शायद आपकी, यानी जाहिर सी बात है, हम अपने इन रिश्तों के बारे में अपने ही ऐसे रिश्ते से सीखते हैं। आपकी नानी का रोल बहुत डिफरेंट था, आपका बतौर नानी या दादी एक रोल बहुत मुख्तलिफ होगा। इस पर हम बात करते हैं जी। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। और इस पर हम बात करते हैं एक ब्रेक के बाद, हमें ब्रेक पे जाना पड़ रहा है। वापस आते हैं और कहते हैं कि अभी तो हम इसी गुत्थी में अटके हुए हैं कि पेरेंट्स की और बच्चों की आपस में दोस्ती होनी चाहिए, ग्रैंड पेरेंट्स का इसमें क्या रोल होता है। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, ब्रेक में ना हमने इसका और मजीद तज्जिया किया। हमने आज आपको टॉपिक दिया था कि बच्चों से दोस्ती करें, लेकिन जो हमारी इंटेंशन है वो आपको ये बताना कि बच्चों से दोस्ताना माहौल रखें, उनके साथ फ्रेंडली रहें। अगर आप उनका बेस्ट फ्रेंड बन के उनकी जो सोशल नीड्स हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, दैट्स ऑल्सो नॉट अ गुड साइन। पहले 10 साल बच्चा आप पे फिजिकली डिपेंडेंट है, उससे अगले 10 साल आप उसको अपने ऊपर जज्बाती तौर पे इमोशनली डिपेंडेंट करने की कोशिश करते हैं, एंड दैट इज़ वेरी नेगेटिव। ये आप उसके अंदर एक को डिपेंडेंस की टेंडेंसी को ले आता है, उसको फैसला करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। और आप ये भी सोचें कि आपकी दोस्ती हमेशा अपने ही एज ब्रैकेट के लोगों से हो, तो आपकी इनोसेंस, जैसा ख्वाजा साहब थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि बच्चों को बच्चा रहने दें, आप उनसे दोस्ती का माहौल रखें, लेकिन आप उनको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेंगे तो आप खुद भी अकेले हो रहे हैं और बच्चे को भी अकेला कर रहे हैं। इसकी अंडरस्टैंडिंग ख्वाजा साहब माशरे में है या नहीं है? नहीं, ये करना पड़ेगा और समझाना भी पड़ेगा। और ये आज का प्रोग्राम मैं समझता हूँ कि लोगों के लिए बड़ा एक माइलस्टोन बनेगा, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। और जिस तरह आपने बताया कि बच्चों को उनको आज़ाद भी छोड़ें और उनके हम उम्रों के साथ घूमने दें। आपने जिस तरह से करेक्ट किया है कि बच्चों से दोस्ताना माहौल रखें, उनके दोस्त मत बने। जैसे अभी ब्रेक में बात कर रहे थे कि जी अब वो अम्मा बूढ़ी हैं, आप जा रही हैं कॉफ़ी पीने, तो अम्मा कह रही मैं भी साथ चलती हूँ। अरे भाई, मैंने अपने दोस्तों के साथ जाना है, अम्मा आप घर में बैठे। हाँ। अब वो अम्मा इतनी भी फ्रेंड ना हो जाए कि आपकी डिवोर्स करने लग जाए। मैंने इतनी डाइवोर्सेस देखी हैं जो सिर्फ माँ के सुबह 8 बजे जो फोन उठा के बैठ जाती हैं, 11 बजे तक इतनी एडवाइस करती हैं कि वो लड़की का दिमाग ही पलट देती है। अच्छा, अगर उस लड़की को इंडिपेंडेंट छोड़ देना, वो गुजारा कर लेगी। ख्वाजा साहब, बच्चों का रोल मॉडल बने। आयशा जी और बतूल, हम अपने हर बिहेवियर से बच्चे को कुछ सिखा रहे हो। सो बतूल, व्हेन वी टेल आवर किड्स कि जी मैं अपनी दोस्ती को देखो निभा सकती हूँ, साथ साथ अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी, एंड आई एम अ गुड मदर, आप एक वेल राउंडेड रोल मॉडल बन रहे हैं। वो बच्चियां और वो बच्चे ज्यादा मुश्किल में आते हैं जो एक कुर्बानी की दास्तान लेके बने हुए होते हैं कि जी हमारी माँ ने हमारे लिए अपनी सोशल लाइफ कुर्बान कर दी, अम्मी के तो कोई दोस्त ही नहीं है, अब अम्मी क्योंकि खुद लोनली हैं तो भाई मुझे आई हैव टू फिल दोज शूज। इज दैट अ डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी? दैट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चा वही जो बात उन्होंने की कि बच्चा नहीं रह पाता, यू टेक द चाइल्डहुड अवे, एंड नो मैटर व्हाट द रिलेशनशिप इज, आपने बच्चे की प्राइवेसी, आप इसको समझा दें लोगों को कि आप उससे उसका बचपन छीन लेते हैं। मैडम ये कह रही हैं कि यू टेक अवे, आप उस पे अपने आप को अपनी तारी कर देते हैं कि उसकी जो एक अंदर बचपन का शौक है, फूल जो खिलना है, आप उसको गोभी का फूल बना देते हैं। तो इमोशनली आप स्टेबल होना सिखाते ही नहीं है उनको कि दोस्तियां कैसे निभाई जाती हैं, या आप अपने दोस्त बनाओ। मदर्स नीड टू हैव दैट बाउंड्री। वैसे अभी ये बड़ी तब्दीली आयशा जी वर्किंग वुमेन में आ गई है। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहला तो टास्क ये है कि बी इंडिपेंडेंट योरसेल्फ। दैट्स अ ब्यूटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। औरत है या मर्द है, किसी को भी अच्छी नहीं लगती इमोशनल लाइबिलिटी हो या वर्क लाइबिलिटी हो, नोबडी लाइक्स। बैगेज नहीं बनना है। अच्छा, दूसरी बात जो बच्चे को बेहतरीन तोहफा माँ या बाप या कोई उस्ताद दे सकता है, इट्स टू मेक देम इंडिपेंडेंट इमोशनली ऑल्सो। जिंदगी का तो कुछ पता नहीं, यहाँ से बाहर गए रहेंगे भी या नहीं। तो सबसे बड़ी बात यह कि कभी बच्चे को अकेला रहना पड़ जाए तो वो ये ना हो कि जी मैं अंडा भी नहीं बना सकता और मैं ये भी नहीं कर सकता। तो मेक योर चाइल्ड इंडिपेंडेंट इमोशनली ऑल्सो एंड वर्क वाइज एज वेल। एवरी मोमेंट जो टास्क है वो ये है कि ये इंडिपेंडेंट सही फैसले कैसे कर सके, गलत सोबत में ना पड़े। तो जो हमें कॉलर्स कॉल कर रहे हैं आयशा जी और सवाल ये करे कि बच्चा मुझसे बात नहीं कर रहा, आपका ठीक है, आपकी अपनी इमोशनल नीड हो सकती है कि बच्चा आपसे बात करे, आपसे हर बात शेयर करे, लेकिन एज अ पेरेंट आपकी नजर इस बात पे होनी चाहिए कि बच्चा क्या हैप्पी है, इमोशनली स्टेबल है, अपने फैसले ले पा रहा है, और अगर ये सब हो रहा है तो फिर थोड़ा आप भी कोई और एक छोटा सा टिप दूंगी मैम, जैसे आपने बात बजाय क्रिटिसाइज करने जी कि एक छोटा सा टिप दूंगी। दोस्ती जो लफ्ज है ना वो होती है कि जब हम तकलीफ में हैं तो फिर हम किससे बात करते हैं। आपका बच्चा अगर आपने दोस्ती वैसे भी की हुई है, पार्लर भी जा रहे हैं, ये भी उनके दोस्तों से भी, मगर तकलीफ में वो अपने खिड़कियां दूसरी ढूंढ रहा है, ही इज गोइंग टू अदर्स, तो आप क्या दोस्त नहीं है। बच्चा है या बड़ा है, जब दुख में आप उसको याद तो आएंगे, एतबार और एतमाद होना चाहिए, और आंख में सिर्फ आपके पास आए तो वो आपकी सक्सेस है। सिर्फ यही नहीं कि चोट लगती है तो हम कहते हैं अम्मी उस वक्त अम्मी याद ना है, उनसे बाकी भी बातें एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
मैं सलमान बोल रहा हूँ लाहौर से। जी सलमान। मैं ये आपका टॉपिक अगेन दिल के करीब लग रहा था, तो मैं हमेशा मतलब बड़ों से इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करते हुए कभी मजा नहीं आता जितना बच्चों से टाइम स्पेंड करते हुए मजा आता है। तो मैंने तो अपनी जिंदगी में यही देखा है, मैंने किसी राइटर की एक सेइंग पढ़ी थी कि अगर कोई नेशन भी है और उनका अगर पिवटल पॉइंट यानी फोकस पॉइंट अगर बच्चे नहीं है तो वो इससे अच्छा टारगेट और इससे अच्छा कोई मकसद हो नहीं सकता कौमों की जिंदगी में। बिल्कुल। तो उनका पिवटल पॉइंट उनकी जात का महवर बनाएं उनको और उनकी वेलबींग, उनके वेलफेयर को सबसे बड़ी अपनी प्रायोरिटी रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन सलमान। आखिरी मिनट है बतूल, वेरी क्विकली एक सवाल रह गया था, ग्रैंड पेरेंट्स का रोल वो क्या हो सकता है? आई ऑलवेज से कि एक चीज होती है गुड कॉप, एक होता है बैड कॉप। तो घर में आपको बैड कॉप और गुड कॉप पे प्ले करना होता है। सो आई ऑलवेज फील लाइक ग्रैंड पेरेंट्स का जो रोल होता है ना, दैट दे शुड बी द गुड कॉप इन द हाउस। कि अम्मा अब्बा से लड़ाई हो गई या झगड़ा हो गया तो आप चले गए ग्रैंड पेरेंट्स के पास, वो पैम्पर कर रहे हैं आपको, सारी चीजें कर रहे हैं। यू शुड ऑलवेज बी वेरी क्लोज टू योर ग्रैंड पेरेंट्स। एट द सेम टाइम वो आपकी आखिरी अदालत होती है ना, सुप्रीम कोर्ट होता है जहाँ पे अपील लेके जाते हैं कि देखें मेरे साथ कितनी ज्यादती हो रही है। और पुराने जमाने में तो बेड टाइम पे नानी अम्मा या दादी जो है वो कोई जबानी कहानी सुनाती थी और वो बच्चे कहानी सुन के सोते थे। लेकिन ख्वाजा साहब ये मिसाल सही है ना सुप्रीम कोर्ट के, भाई अगर पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं तो उनकी रिट को चैलेंज करने की वाहिद जगह जहाँ अपील हो सकती है वो अम्मी अब्बू के नाना नानी या उनके अम्मी अब्बू है। बिल्कुल सही जी। थैंक यू सो मच ख्वाजा साहब एंड बतूल एंड आयशा जी फॉर बीइंग हियर। टॉपिक बहुत वसी था लेकिन हमने इसके कुछ की पॉइंट्स को आपके सामने रखा। वंस अगेन रीइटरेटिंग, दोस्ती का मतलब दोस्ताना माहौल है, किसी पे भी इमोशनल को डिपेंडेंस यानी आप जी मुझे गुस्सा आ रहा है तुम्हारी गलती है, बच्चे पे इतना बोझ ना डालें। उसकी पढ़ाई की परफॉर्मेंस, उनके अतवार, उनकी तरबियत यकीनन आपने करनी है लेकिन उसको अपनी ज़ात का, अपनी खुशी का सोर्स ना बनाएं। वरना आप जब बच्चे को ये एहसास दिलाते हैं कि उसने आपको डिसअपॉइंट कर दिया या उसको आपको खुश रखना उसकी जिम्मेदारी है, ये एक बहुत भारी बोझ है जो आप बच्चे पे डाल रहे हैं। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।